नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 911 बिजली का सागर। क्या ये युन ने 9 पूंछ वाले क्षेत्र में सेंध लगा दी है? आकाश से बरसते सफेद लोमड़ी के रक्त को देखकर सफेद लोमड़ी के शिष्य स्तब्ध रह गए। 9 पूंछ वाली सफेद लोमड़ी उनकी प्रजाति का प्रतीक थी। वे अपने सफेद लोमड़ी कुल की पूजा अर्चना के दौरान कभी कभार ही 9 पूंछ वाली सफेद लोमड़ी की परछाई देखते थे। सफेद लोमड़ी कुल के लिए 9 पूंछ वाली सफेद लोमड़ी सर्वोपरि थी। अब ये युन ने उसे मार डाला था। इसके अलावा ये 9 पूंछ वाली सफेद लोमड़ी ही थी जिसने अपने 9 पूंछ वाले क्षेत्र को प्रकट किया था और उसमें विलीन हो गई थी। ये युन ने क्षेत्र को भेदकर श्वेत लोमड़ी का वध कर दिया था। इस समय ये उनके चारों ओर 800 से अधिक उड़ती हुई तलवारें थीं, साथ ही उनके कई टुकड़े भी बिखरे हुए थे। लोमड़ी के खून से उसका पूरा शरीर लाल हो गया था और उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ रखा था। चिपचिपा खून उसके कटे हुए चेहरे से टपक रहा था। उसकी भौहें तेज तलवारों जैसी लग रही थीं और उसकी आंखें सुबह के तारे की तरह चमक रही थीं। वह निम्न लोक से आया एक योद्धा था और वहां मौजूद अधिकांश लोगों से कम उम्र का था। फिर भी स्वर्ग आरोहण स्तर के शुरुआती दौर में अपनी साधना के साथ वह राजकुमारी जुएर के बराबर पहुंचने की ओर अग्रसर था, जिसे श्वेत लोमड़ी वंश ने पूर्ण समर्पण के साथ पाला पोसा था। हालांकि अभी तक वह उसके बराबर नहीं पहुंच पाया था, फिर भी वह प्रतिभा के शिखर पर पहुंच चुका था। हर मामले की एक पराकाष्ठा होती है और उस क्षण की पराकाष्ठा निस्संदेह ही उनकी थी। वह अपने चरम पर था। एक युवा नायक 3 फुट की तलवार से उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। वहां मौजूद श्वेत लोमड़ी के शिष्यों ने एक शब्द भी नहीं कहा। बाय किंग ने अपने पंखे को इस तरह कसकर पकड़ा जैसे वह उसे तोड़ देना चाहता हो। लुओ वंश के शिष्य बेहद उत्साहित थे। आखिर ये युन और उन्हें वंश के सदस्य ही माना जाता था। किसी बाहरी चुनौती का सामना करते समय लुओ वंश हमेशा एकजुट रहता था। छोटा भाई ये बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल सही। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद जूनियर ब्रदर ई की ख्याति निश्चित रूप से राजसी राजधानी में फैल जाएगी। समय आने पर उनकी प्रसिद्धि बेजोड़ हो सकती है। संभवतः कई बड़े गुट जूनियर ब्रदर ई से सुलह का प्रस्ताव रखेंगे और कुछ शक्तिशाली परिवार तो अपनी बेटियों का विवाह भी जूनियर ब्रदर ई से करवाना चाहेंगे। जब लुओ वंश के शिष्यों ने इस बारे में बात की तो कई लोग ईर्ष्या महसूस करने लगे। ऐसा जीवन वास्तव में पाने की प्रबल इच्छा थी। बड़े भाई, ये सब किस बारे में था? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एल्डर दुआनमू ने अवाक एल्डरशी की ओर देखा, जो अभी भी प्रक्षेपण में दिखाई दे रहे यीयुन को खाली निगाहों से घूर रहे थे। उसने अपनी वरिष्ठता का फायदा उठाते हुए यीयुन की लड़ाई पर घमंडी टिप्पणी की थी। उसे पूरा यकीन था कि यीयुन उस क्षेत्र को भेदने का कोई रास्ता नहीं खोज पाएगा, लेकिन पलक झपकते ही 9 पूंछों वाला क्षेत्र चकनाचूर हो गया। एल्डरशी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उन्हें यह सौभाग्यपूर्ण लगा कि उन्होंने एल्डर दुआनमू के साथ मौखिक संवाद के माध्यम से यह निर्णय लिया था और इसे सार्वजनिक रूप से नहीं कहा था। अन्यथा उनका वृद्ध चेहरा शायद इस आघात को सहन नहीं कर पाता। मुझे भी नहीं पता, इस बदमाश ने मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा कमाल कर दिया। एल्डरशी के होठों के कोने फड़कने लगे और उनके चेहरे की झुर्रियां तन गईं। उन्हें लगता था कि वे काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। लुओ डिवाइन हॉल के संरक्षक के रूप में अपने लंबे कार्यकाल में ऐसा पहली बार हुआ था। ये सचमुच अजीब है। मैंने लुओ कबीले के कई प्रतिभाशाली लोगों को देखा है जो फिर रिफाइनिंग रॉक सरणी में राजकुमारी व्हाइट फॉक्स से भी आगे बढ़ चुके हैं और ये उनसे भी छोटे हैं। मैंने उनमें से कुछ का मार्गदर्शन भी किया है, लेकिन मेरा पूरी तरह से गलत होना, यहाँ तक कि जो हुआ उसे समझ न पाना, ये सचमुच पहली बार है। एल्डर शी ने धीरे से कहा। एल्डर दुआनमू ने कहा, यह सच है कि लुओ वंश के इतिहास में यीयुन से अधिक प्रतिभाशाली लोग भी थे, लेकिन सबसे तेज प्रगति करने वाले व्यक्ति की बात करें तो यीयुन का स्थान संभवतः प्रथम है। सीनियर ब्रदर, यीयुन का इस मुकाम तक पहुंचना, क्या यह संभव है कि उसने वास्तव में उस रहस्यमय फे गॉडस्टोन से ज्ञान प्राप्त किया हो? उस बारे में एल्डर शी को ऐसा लगा जैसे उनका दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया हो। यह असंभव है। जब दोनों बुजुर्ग मौखिक संचार के माध्यम से बातचीत कर रहे थे, उसी समय श्वेत लोमड़ी कबीले और लुओ कबीले के अन्य शिष्यों के मन में भी इसी तरह के विचार आ रहे थे। पिछले 7 वर्षों में यीयुन ने क्या समझा? देखने से तो यही लगता है कि यह केवल अपनी इच्छाशक्ति की तलवार को जागृत करने जितना आसान नहीं था। लेकिन शुक्र है कि यीयुन की बेतुकी बातों की भी एक सीमा थी। यीयुन ने भले ही युद्ध में चौथे प्राचीन परी को मार गिराया हो, लेकिन उसकी युवांची काफी कम हो गई थी। ये पहले ही 70% से कम हो चुकी थी। उसकी युवांची इतनी तेजी से कम हो जाने के कारण ये स्पष्ट था कि उसमें 5वें प्राचीन फे से और अधिक लड़ने की शक्ति नहीं थी। चौथे प्राचीन परी के साथ युद्ध के दौरान यीयुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। भले ही उसके पास अभी भी 100% शक्ति हो, फिर भी उसके लिए 5वें प्राचीन परी को हराना मुश्किल होगा। ये तो कहना ही नहीं कि उसकी शक्ति अब 70% से भी कम बची है। बिल्कुल सही, शक्ति में थोड़ी सी भी कमी आने पर उसके हमले पहले से कहीं कमजोर हो जाएंगे। यीयुन की शक्ति का 70% से नीचे गिरना यह दर्शाता है कि उसने बहुत ही बेताबी से लड़ाई लड़ी। अब 5वें प्राचीन परी के विरुद्ध यीयुन की आक्रमण और रक्षात्मक शक्ति चौथे प्राचीन परी से लड़ते समय की शक्ति का केवल 70% ही रह जाएगी। जहां तक 5वें प्राचीन परी की बात है, उसकी शक्ति चौथे प्राचीन परी से कई गुना अधिक है। परिणामस्वरूप वह शायद कुछ ही क्षणों में पराजित हो जाएगा। जैसे ही लोगों के मन में ऐसे विचार आने लगे, उन्होंने 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी का शव गायब होते देखा।
यहाँ तक कि लोमड़ी का खून जिसने ये यून के शरीर को लाल रंग दिया था वह भी गायब हो गया। ये यून के पास ध्यान लगाने और अपनी सांसों को नियमित करने के लिए 2 मिनट का समय था, लेकिन 5वें प्राचीन फे से लड़ने की बात करें तो 2 मिनट में वह जितनी ऊर्जा वापस पा सकता था वह पूरी तरह से नगण्य थी। जैसे ही लोगों को इस बात का एहसास हुआ, लुओ वंश के एक शिष्य ने अचानक चिल्लाकर कहा, राजकुमारी श्वेत लोमड़ी को देखो। ओह! सभी ने बगल में लगे प्रोजेक्शन की ओर देखा। दृश्य जूम आउट हो गया था। गहरा नीला आकाश पहले ही नीले बैंगनी रंग के बिजली के सागर में बदल चुका था। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स शून्य से होकर गुजरी और उनके चांदी जैसे बालू पर की ओर लहराने लगे, मानो वह कोई देवी हो जो दुनिया में उतर रही हो। मानो स्वर्ग की सेनाओं पर शासन करना उसकी नियति में लिखा हो। उसने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की तलवार से हजारों दिव्य बिजली का आह्वान हुआ। असंख्य बिजली की किरणें उसके चारों ओर एकत्रित हुईं और अंततः एक ठोस रूप धारण कर लिया। हजारों बिजली की किरणों से बनी एक तलवार ने जादुई अजगर पर प्रहार किया। ये शक्ति फिर रिफाइनिंग रॉक सरणी के प्रक्षेपण से निकली। ये वहां मौजूद अभिजात वर्ग के लिए लगभग दम घोंटने वाली थी। ये बेहद भयानक थी। वे जानते थे कि राजकुमारी जुएर के पास बिजली की आत्मा का शरीर था। वह बिजली के नियमों में अत्यंत पारंगत थी, लेकिन इससे पहले राजकुमारी जुएर ने अपने बिजली के नियमों का ज्यादा उपयोग नहीं किया था। इसका अर्थ ये भी था कि राजकुमारी श्वेत लोमड़ी शुरू से ही अपनी शक्ति बचा रही थी। चौथे फे ड्रैगन के विरुद्ध भी राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने 5वें युद्ध की तैयारी में युआन ची की अधिकतम बचत करने की युद्ध रणनीति अपनाई। शुरुआत से ही राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने 5वें युद्ध को अपना लक्ष्य मान लिया था। अब वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए बिना किसी संकोच के अपनी सारी युआन ची खर्च कर रही थी। ऐसे में राजकुमारी व्हाइट फॉक्स शायद 5वें प्राचीन फे को भी हराने में सक्षम हो सकती है। ये जानकर श्वेत लोमड़ी के शिष्य उत्साहित हो गए। 5वें प्राचीन परी को हराना, इसके बारे में सोचना ही रोमांचक था। राजकुमारी, आप अजेय हैं। श्वेत लोमड़ी कबीले का एक युवक जो राजकुमारी जुएर की पूजा करता था खुद को रोक नहीं पाया और चिल्ला उठा। उसकी आंखों में उत्तेजना की चमक थी। नश्वर संसार में ऐसे अभिनेता थे जिन्हें लोग पूछते थे या पागलपन की हद तक उनकी पूजा करते थे, तो योद्धाओं की दुनिया में तो और भी क्या बात होगी। मार्शल आर्ट अभिनय नहीं था, बल्कि योद्धाओं की दुनिया की मूलभूत नींव थी। वह कौन थी? स्वर्ग की एक आदर्श गौरवशाली पुत्री, एक राजकुमारी जिसमें असाधारण प्रतिभा थी। वह हर तरह से अद्वितीय थी। संभवतः श्वेत लोमड़ी वंश के कुछ सदस्य उसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार थे। लड़ाई पहले से कहीं अधिक तीव्र थी। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने जादुई अजगर के साथ रोमांचक लड़ाई लड़ी और वह निश्चिंत होकर लड़ सकती थी। उसे अपनी शक्ति बचाने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। वह पूरी ताकत से लड़ सकती थी। इस शानदार और दिलचस्प लड़ाई के लिए लुओ वंश के शिष्य भी राजकुमारी की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। इसके अलावा वे राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के भव्य और शक्तिशाली रूप से प्रभावित हो गए थे। वे भी उनके लिए जयकारे लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। ये किसी के जीवन का चरम बिंदु था। यदि यह कहा जाए कि हर मामले का एक चरम बिंदु होता है, तो अब राजकुमारी श्वेत लोमड़ी का चरम बिंदु था। ये चरम बिंदु ये उनके चरम बिंदु से भी कहीं अधिक था। फिर ड्रैगन घायल हो गया है, और यह मामूली नहीं लग रहा। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने 5वें फे ड्रैगन को बुरी तरह घायल कर दिया है। ये भीषण लड़ाई 90 सेकंड तक चली। क्या गजब की सहन शक्ति है। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी का वंश सचमुच शक्तिशाली है। 4 लड़ाइयों से गुजरने के बावजूद राजकुमारी श्वेत लोमड़ी अपनी इतनी शक्ति बचाए रखने में सक्षम है। 92 सेकंड के उस युद्ध ने सभी को सांस रोककर रख दिया। इसी क्षण लुओ वंश के एक शिष्य ने अचानक कहा, जूनियर ब्रदर ही की ध्यान साधना समाप्त हो गई है। वह अब 5वें प्राचीन परी को भी चुनौती देने वाले हैं। लुओ कुल के शिष्य ने बोलते हुए थोड़ी घबराहट दिखाई, लेकिन राजकुमारी श्वेत लोमड़ी और 5वें परी ड्रैगन के बीच हुए भीषण युद्ध की तुलना में यही उन पर ध्यान देने वाले लोगों की संख्या कम थी। जब लुओ वंश के शिष्य ने बोलना शुरू किया तभी अन्य लोगों ने उसकी ओर देखा। वास्तव में ये यून अपनी ध्यान अवस्था से उठकर हवा में ऊपर उठ चुका था। अध्याय 912 अस्तित्व का 10,000 दानव चक्र। 2 मिनट का विश्राम समय समाप्त होने के बाद भी ये यून के सामने का दृश्य अभी भी गहरा नीला आकाश और अंतहीन बादल ही थे। अपना प्रतिद्वंदी चुनो। ये यून के कानों में भावहीन आवाज गूंजी। ये यून ने गहरी सांस ली। मैं 9 पूंछ वाली सफेद लोमड़ी को चुनता हूँ। बूम! बादल छट गए और सफेद लोमड़ी का विशाल सिर बादलों से बाहर निकला। उसकी काली आंखें ठंडी और भावहीन थीं, जिनमें ये यून का चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था। जिस क्षण 5वां प्राचीन परी 9 पूंछ वाला सफेद लोमड़ी, जिसकी शक्ति एक बार फिर बढ़ गई थी, प्रकट हुआ, ऐसा लगा मानो वह इस दुनिया में विद्यमान एकमात्र चीज बन गया हो। उसके शरीर से निकलने वाली अशांत आभा गरजती लहरों की तरह थी, जो ये यून के शरीर और मन पर प्रहार कर रही थी। ये यून ने अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को कसकर पकड़ लिया। फिर रिफाइनिंग रॉक सरणी में यह उसकी आखिरी लड़ाई थी। ये यून का प्रतिद्वंदी अभी भी मेरे श्वेत लोमड़ी वंश का पूर्वज क्यों है? बाय युएकिंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए पूछा। 9 पूंछ वाला सफेद लोमड़ी कबीले का प्रतीक चिन्ह था, इसलिए बाय युएकिंग को फिर रिफाइनिंग रॉक सरणी में इसे प्रतिद्वंदी के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर असहजता महसूस हुई। इससे पहले बाय युएकिंग को संदेह था कि यून द्वारा मारे गए प्राचीन फे कहीं बहुत कमजोर तो नहीं थे, जिसके कारण एल्डरशी ने रानई मछली को 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी से बदल दिया था। बाय युएकिंग केवल खुद को ही दोषी ठहरा सकता था। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? लेकिन अब क्या ये फिर से हो रहा था? बाय युएकिंग ने एल्डर दुवानमू की ओर देखा, लेकिन एल्डर दुवानमू ने हाथ ऊपर उठाकर कहा, मेरी ओर मत देखो। ये यून ने 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी को खुद चुना है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये यून ने इसे चुना। बाय युएकिंग एक पल के लिए झिझक गया।
उसने किसी कमजोर प्राचीन परी को नहीं चुना था, लेकिन आखिर में उसने शक्तिशाली 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी को क्यों चुन लिया? क्या यी यून को ये काफी असहनीय लगा? हालांकि यी यून ने पिछली लड़ाई जीत ली थी, लेकिन वह एक व्यर्थ जीत थी। अगर वह रानी मछली से लड़ रहा होता तो इतनी ऊर्जा कैसे खर्च कर सकता था? महामहिम, इसका संबंध शायद इस बात से हो सकता है कि यी यून जानता है कि उसके लिए 5वें प्राचीन परी को मारना असंभव है, इसलिए वह हर दांव खेल रहा है। 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी को चुनकर हारने पर भी शायद वह बेहतर दिखेगा, सफेद लोमड़ी कबीले के किसी सदस्य ने कहा। लेकिन बाई युएकिंग ने नाक सिकुड़ी। भले ही उसे पता हो कि वह हार जाएगा, लेकिन किसी कमजोर को चुनने से उसकी पीड़ा कम हो जाएगी, जब तक कि वह तुरंत हार स्वीकार करने की योजना न बना ले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो युद्ध शुरू होते ही 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी से उसे गंभीर चोट लग सकती है और इससे उसकी भविष्य की साधना पर भी असर पड़ सकता है, बाई युएकिंग ने हल्के स्वर में कहा। इसके विपरीत वह उम्मीद कर रहा था कि यी यून इतनी जल्दी पराजित न हो जाए। ऐसा होना बहुत उबाऊ होगा। वो बदमाश, उसकी हिम्मत कैसे हुई 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी को अपने 5वें प्राचीन परी के रूप में चुनने की? इससे तो यही लगता है कि उसे मृत्यु शब्द की रचना भी नहीं आती। बाई युएकिंग ने धीरे से अपना हाथ का पंखा खोला, मानो उसने अपना सामान्य शांत स्वभाव वापस पा लिया हो। आखिरकार बगल में दिखाए जा रहे दृश्य में बाई युएकिंग ने राजकुमारी श्वेत लोमड़ी द्वारा 5वें परी ड्रैगन को मारने की उम्मीद देखी थी। भले ही वह सफल हो जाती, कम से कम वह 5वें परी ड्रैगन को गंभीर रूप से घायल करने में तो सक्षम थी। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी और यी यून के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा होगा। जैसे ही बाई युएकिंग ये सोच रहा था, उसने देखा कि यी यून, जो गहरे नीले आकाश के बीच में था, ने अपना हाथ हिलाया और उड़ती हुई तलवारों की कतारें फेंक दी। चमकीली उड़ती हुई तलवारें भयानक ठंडी किरणों से जगमगा रही थीं, लेकिन उन्हें यूं ही फेंक दिया गया। छप छप, जैसे ही उड़ती हुई तलवारें समुद्र में गिरी, उन्होंने छोटी छोटी लहरें पैदा की, लेकिन वे जल्दी ही गायब हो गईं। क्या उसने अपनी तलवारें भी फेंक दी? बाई युएकिंग दंग रह गई। यी यून ने चौथे युद्ध में 100 से अधिक उड़ने वाली तलवारें खोदी थीं, और तर्कसंगत रूप से उसे फिर रिफाइनिंग रॉक सरनी से तलवार सरनी की मरम्मत के लिए उतनी ही संख्या में उड़ने वाली तलवारें मंगवानी चाहिए थी। लेकिन अब उसने बची हुई उड़ने वाली तलवारों को भी त्याग दिया। क्या यी यून हार मानने की योजना बना रहा है? व्हाइट फॉक्स के एक शिष्य ने कहा। बाई युएकिंग ने भौहें चढ़ाकर कहा, वह बदमाश वाकई चालाक है। उसकी ताकत कमजोर पड़ गई है तो वह सीधे हार मान लेगा। हालांकि इससे गंभीर चोटों का खतरा टल जाएगा, लेकिन इससे उसका युद्ध निर्णय कमजोर हो जाएगा। उसके युद्ध निर्णय में हर मुश्किल का सामना करने वाले योद्धा का साहस और अदम्य जोश नहीं रहेगा। बाई युएकिंग बेहद परेशान थी। यी यून ने अभी कुछ देर पहले ही तो अपनी बड़ाई की थी, लेकिन अब हार मानकर वह कुछ पुण्य कमाकर रिटायर हो सकता था। सारे फायदे उसी के थे। इसके अलावा अगर यी यून हार स्वीकार करने की योजना बना रहा था, तो उसने 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी को क्यों बुलाया? क्या वह उसे चिढ़ा रहा था? जैसे ही बाई युएकिंग ऐसे विचार कर रहा था, उसने अचानक यी यून की हथेली में एक ठंडी चमक देखी। ये तो उड़ने वाली तलवारें हैं। चा चा चा, यी यून ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके शरीर से उड़ती हुई तलवारें निकली, जो हवा में तैर रही थीं और उनकी नोकें हर दिशा में इशारा कर रही थीं। वहां लगभग 100 तलवारें थीं। क्या उसने उन सभी को नहीं फेंक दिया? आखिर चल क्या रहा था? यी यून के पास 800 उड़ने वाली तलवारें थीं, जिनमें से उसने जानबूझकर लगभग 700 फेंक दी थीं और 100 वहीं छोड़ दी थीं। वह आगे क्या करने की योजना बना रहा था? एक सामान्य तलवारों का जखीरा उस क्षण अधूरा हो जाता है जब उसमें एक भी तलवार न हो, लेकिन अब यी यून के तलवारों के जखीरे का केवल 10% हिस्सा ही बचा था। भला ये कैसे काम आ सकता था? जब लोग असमंजस में थे, तभी 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी ने दहाड़ मारी और यी यून पर हमला कर दिया। 9 पूंछ वाली सफेद लोमड़ी यी यून का इंतजार नहीं करेगी। जिस क्षण 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी ने आक्रमण किया, उसके शरीर के चारों ओर एक प्रभामंडल फैल गया। आसपास का वातावरण उस दिव्य प्रकाश से विकृत हो गया। ये फिर से एक डोमेन बन गया। 9 पूंछों वाली सफेद लोमड़ी अपना साम्राज्य बना रही थी। ये 5वें 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी का क्षेत्र था, जो चौथे 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी के क्षेत्र से बिल्कुल अलग स्तर का था। यी यून ने 9 पूंछ वाले क्षेत्र को भेदने के लिए अपनी 30% शक्ति और पूरी ताकत लगा दी थी। इस बार इससे भी अधिक शक्तिशाली क्षेत्र को भेदना उसके लिए लगभग असंभव था। वह साम्राज्य फैल गया और यी यून को अपने घेरे में ले लिया। एक बार जब वह उस साम्राज्य में समा गया तो परिणाम निश्चित हो गया। इस समय किसी को नहीं पता था कि यी यून क्या करने की योजना बना रहा है। उसने न तो क्षेत्र से मुंह मोड़ा और न ही हार मानी। धमाका, पलक झपकते ही यी यून की युवांशी अचानक फूट पड़ी, मानो यह एक प्रचंड बाढ़ हो जो चारों दिशाओं में उमड़ पड़ी हो। लोगों को यह महसूस होने लगा था कि यी यून की ऊर्जा तेजी से कम हो रही थी। शेष 70% युवांशी पलक झपकते ही सोख ली गई। लगभग कुछ भी शेष नहीं बचा, क्योंकि यह सब तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसके सामने 100 उड़ती हुई तलवारें। उड़ती हुई 100 तलवारों में अपार ऊर्जा का संचार हुआ और उनके शरीर गूंजने और कांपने लगे, मानो वे फटने ही वाली हो। यी यून ने अपने हाथ जोड़ लिए, तभी 100 उड़ती हुई तलवारें उसकी ओर बढ़ने लगीं। इस समय वे सब उसके चारों ओर जमा हो गईं और तलवारों की धारों पर रहस्यमयी चिन्ह उभर आए। ये चिन्ह गहरे रंग के थे और लगातार प्रकट और लुप्त हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन पर कितना भी ध्यान केंद्रित किया जाए, उन चिन्हों को देखना असंभव था। 100 उड़ती हुई तलवारें एक साथ मिलकर एक गोलाकार तलवारों का समूह बन गईं, जो तेजी से घूमने लगीं। यी यून ने अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए गोलाकार तलवारों की सरणी को बाहर धकेल दिया। विंग, ऐसा प्रतीत हुआ मानो अंतरिक्ष फट गया हो जब तलवारों का समूह 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी के विशालकाय सिर की ओर तेजी से बढ़ा। 9 पूंछों वाली सफेद लोमड़ी को पहले ही प्रकट किया जा चुका था।
9 पूंछों वाले क्षेत्र के भीतर जब तक उस क्षेत्र को नष्ट नहीं किया जाता, 9 पूंछों वाली सफेद लोमड़ी लगभग अजय होगी। 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी ने दहाड़ते हुए उड़ती हुई तलवारों पर अपना पंजा मारा। घूमती हुई तलवारों की कतार पर तलवारों की कतार स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हो रही थी। पिंग पब फ्यूचर एड्स। एक धमाके के साथ तलवारों का पूरा घेरा शोर के साथ चकनाचूर हो गया। शक्तिशाली विस्फोट के कारण उड़ती हुई 100 तलवारें चकनाचूर हो गईं। यह दृश्य देखकर सबकी सांसें थम गईं। क्या यह सब खत्म हो गया? क्या यह ऐसा प्रहार था जिसने यी यून की बची हुई 70% ऊर्जा भी छीन ली? पलक झपकने में लगने वाले समय के 1000वें हिस्से में ही उनके मन में एक विचार आया जिस पर प्रतिक्रिया करने का भी उन्हें समय नहीं मिला, और उन्होंने देखा कि टूटी हुई तलवारों की संरचना के स्थान पर धुंधली काली रेखाएं रह गई थीं। तलवारों का समूह टूट गया था, लेकिन तलवारों पर उकेरे गए रहस्यमय चिन्ह वही रह गए थे। जब इन प्रतीकों को एक साथ संरेखित किया गया तब भी वे एक गोलाकार डिस्क के आकार में थे। यह एक विशाल पहिए जैसा दिखता था। पहिया घूम रहा था। भीषण टक्कर के बावजूद उसकी घूमने की गति आश्चर्यजनक रूप से धीमी हो गई, मानो समय थम गया हो। अरे! 9 पूंछ वाली सफेद लोमड़ी ने पहिए पर पंजे मारते हुए चीख मारी, लेकिन जैसे ही उसका पंजा पहिए से छुआ, धीरे धीरे घूमते हुए पहिए ने उसके पंजे को चीर डाला। मांस और हड्डियां अलग हो गईं और खून चारों ओर फैल गया। 9 पूंछों वाली सफेद लोमड़ी चीखी। उसकी ठंडी और भावहीन काली पुतलियों की गहराई में आखिरकार भय की झलक दिखाई दी। वह पीछे हटना चाहती थी, लेकिन काला पहिया मानो अंतरिक्ष और समय की सीमाओं को पार करते हुए 9 पूंछों वाली सफेद लोमड़ी के ठीक सामने प्रकट हो गया। वो ऐसा लग रहा था मानो 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी के शरीर के भीतर एक स्थानिक ब्लैक होल बन गया हो, और 9 पूंछ वाले क्षेत्र में विलीन हो चुके उस श्वेत लोमड़ी के शरीर को उस स्थानिक ब्लैक होल ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके आंतरिक अंग फट गए और खून चारों ओर फैल गया। 9 पूंछों का क्षेत्र बुरी तरह कांपने लगा। वह ढहने की कगार पर था। धमाका! 9 पूंछों वाला लोक विस्फोट से फट गया और 9 पूंछों वाले सफेद लोमड़ी का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। ताजा खून से सना हुआ कीमा बनाया हुआ मांस चारों ओर उड़ गया। पूरी तरह से थक चुके यी यून धमाके से बुरी तरह पीछे की ओर जा गिरे। उनका शरीर लोमड़ी के खून और कीमा किए हुए मांस से सना हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वे शूरा के नरक से रेंग कर निकले हों। बूम! यी यून समुद्र में गिर गया। समुद्र का पानी लाल रंग से रंगा हुआ था। उसकी बची हुई आखिरी ऊर्जा केवल इतना ही थी कि उसका शरीर सतह पर तैरता रहे, वरना वह डूब जाता। वह समुद्र की सतह पर फैला हुआ तैर रहा था और उस पर बरस रही लाल बारिश 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी के खून की अनुभूति का स्वागत कर रहा था। पादा! जब खून अभी भी गर्म था तो उसके चेहरे पर लगने से एक विशेष अनुभूति हुई। खत्म हो गया। 5वीं लड़ाई यी यून की आखिरी लड़ाई भी थी। लड़ाई शुरू होते ही यी यून ने अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया। अपनी शेष युआनची शक्ति से यी यून बड़ी मुश्किल से ही 10,000 दानव अस्तित्व चक्र को बुला पाया। यदि उसने 10,000 दानव अस्तित्व चक्र को बुलाने से पहले कोई और चाल चली होती तो उसके पास आगे बढ़ने के लिए युआनची शक्ति नहीं बचती, और इसी वजह से उसे एक बार के बाद यी यून में अपनी उंगलियां हिलाने की भी ताकत नहीं बची थी। वह दयनीय हालत में दिख रहा था, लेकिन फिर रिफाइनिंग रॉक सरणी के बाहर लाल सागर की सतह पर कमजोर रूप से तैरते हुए उसका दृश्य भीड़ के मन में हमेशा के लिए अंकित हो गया था। कई वर्षों बाद भी जब इनमें से कुछ युवा अभिजात वर्ग ने महानता प्राप्त कर ली थी, तब भी उन्हें इस दृश्य को भूलना मुश्किल लगता था। उड़ने वाली तलवारों का इस्तेमाल करने वाले युवक ने लगभग असंभव परिस्थिति में फिर रिफाइनिंग रॉक सरणी में प्रकट हुए 5वें 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी को मारने के लिए एक संपूर्ण के अवशेषों से बनी 100 उड़ने वाली तलवारों का इस्तेमाल किया था। उस पुरुष ने ये कैसे किया? वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। यहाँ तक कि एल्डर दुवानमू और एल्डर शी भी अवाक होकर उस दृश्य को देखते रहे। जो कुछ हुआ था उस पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और यी यून के प्रक्षेपण के बगल में जहां राजकुमारी श्वेत लोमड़ी लड़ रही थी, वह लड़ाई अपने चरम पर थी। हालांकि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, मानो वे उसे भूल ही गए हों। उनकी दृष्टि में केवल यी यून ही था जो रक्त की वर्षा में नहाते हुए आकाश की ओर मुख किए खड़ा था। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स की लड़ाई चाहे कितनी भी भीषण क्यों न रही हो, यी यून की पल भर में की गई हत्या जितनी चौंकाने वाली नहीं थी। जी हाँ, पल भर में ही मृत्यु। यी यून के विरुद्ध 5वां प्राचीन परी, जो इतना शक्तिशाली था कि उसका विरोध करने का साहस ही न रहे, पल भर में ही मारा गया। अध्याय 913 युद्ध का परिणाम। जैसे ही ठंडे समुद्री जल ने यी यून की त्वचा को छुआ, यी यून ने बरसते खून का अनुभव किया और साथ ही एक अकथनीय शांति का अनुभव किया। संभवतः ये जीवन मरण के संघर्ष के बाद मिलने वाली सुकून भरी अनुभूति थी। यह पहली बार था जब यी यून ने वास्तविक युद्ध में 10,000 दानव चक्र का प्रयोग किया। पूरे युद्ध के दौरान हालांकि उसने अंतिम क्षण में 10,000 दानव चक्र का केवल एक कमजोर रूप ही प्रकट किया था, यी यून का शरीर 10,000 दानव चक्र के नियमों से परिचित होता हुआ प्रतीत हुआ। वह उस क्षण की शांति का लाभ उठाकर उन एहसासों को आत्मसात करने की कोशिश कर रहा था जो उसे प्राप्त हो रहे थे। खून की बारिश जल्दी ही थम गई, लेकिन खून की गंध हवा में बनी रही, मानो समय समय पर खून की बूंदें उसके चेहरे पर तैर रही हों। यी यून ने छठे प्राचीन परी से युद्ध करने का अवसर ठुकरा दिया। अपनी वर्तमान स्थिति में वह पहले से ही आगे लड़ने में असमर्थ था। इस प्रकार यी यून की फिर रिफाइनिंग रॉक एरे की लड़ाई समाप्त होने के बाद उसे स्वतंत्र स्थान से बाहर ले जाया गया। जैसे ही यी यून फिर रिफाइनिंग रॉक सरणी से बाहर निकला, उसने महसूस किया कि सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। उनकी निगाहें बेहद जटिल थीं। वहां सदमे, भय, ईर्ष्या और श्रद्धा के भाव थे। एक ही वार से लगभग अविश्वास की भावनाएं उत्पन्न हो जाती थीं। यी यून द्वारा 5वें प्राचीन परी को मारना उनके लिए किसी सपने जैसा था। यदि यी यून ने केवल चौथे प्राचीन परी को ही मारा होता तो लुओ वंश के शिष्य शायद उसे घेरकर बधाई दे रहे होते, लेकिन अब यी यून ने 5वें प्राचीन परी को भी तुरंत मार डाला था।
इसके अलावा ये यून के शरीर से एक घातक आभा निकल रही थी। यद्यपि 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी का रक्त गायब हो चुका था, फिर भी किसी कारणवश लोगों को ये यून के आसपास रक्त की हल्की सी गंध महसूस हो रही थी। ऐसी आभा के कारण लुओ वंश के शिष्यों सहित कोई भी ये यून से बात नहीं कर पा रहा था। पूरा इलाका कुछ देर के लिए सन्नाटे में डूब गया। इस समय एल्डर शी ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, ये यून, फे रिफाइनिंग रॉक एरे में तुम्हारे परिणाम बहुत ही शानदार हैं। कुल द्वारा वादा किया गया इनाम तुम्हें बहुत जल्द सौंप दिया जाएगा। पुरस्कार। एल्डर शी द्वारा पुरस्कारों का जिक्र सुनकर वहां मौजूद युवा अभिजात वर्ग ईर्ष्या से भर उठा। ये पुरस्कार मामूली नहीं थे। सभी फे साम्राज्य और 10,000 फे एम्पायरियन हेवन के बड़े संप्रदाय अपने अधीन प्रतिभाओं के पोषण के लिए सर्वोत्तम संसाधन जुटाते थे। अब ये यून स्पष्ट रूप से उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां लुओ वंश उसे संवारने पर ध्यान केंद्रित करेगा। धन्यवाद वरिष्ठ, ये यून ने कोने में जाते हुए कहा। वह अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र से प्राप्त अंतर्दृष्टियों पर और अधिक चिंतन करना चाहता था। अब फ्यूचर एड्स। और इस समय राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की लड़ाई में गतिरोध टूट गया था। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर 5वें परी ड्रैगन को हराने में कामयाबी हासिल कर ली थी। हालांकि राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने बड़ी मुश्किल से जीत हासिल की थी। न केवल उनकी सारी शक्ति समाप्त हो गई थी, बल्कि वे बुरी तरह घायल भी हो गई थी। उनकी दृढ़ता ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसने उन्हें बड़ी मुश्किल से 5वें फे ड्रैगन को मारने के लिए प्रेरित किया। यदि यह अतीत का कोई समय होता तो श्वेत लोमड़ी का शिष्य राजकुमारी श्वेत लोमड़ी का स्वागत करते समय उत्साह से चिल्ला उठता, मानो वह अपनी युद्ध देवी का स्वागत कर रहा हो। लेकिन अब, हालांकि वे उसके लिए जयकार कर रहे थे, लेकिन ये काफी शांत था। इसके परिणामस्वरूप पहले जयकार करने वाले कुछ लोगों ने माहौल की कमी को महसूस किया। ये देखकर कि जयकार करना व्यर्थ है, उनकी आवाजें भी धीमी हो गईं। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स, जो मूल रूप से हर तरह से बेहद खूबसूरत थी, केवल ये यून के परिणामों के बराबर ही प्रदर्शन कर पाई थी। लेकिन मारने की गति और एक ही बार में 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी को खून के धुंध में तब्दील कर देने के सदमे के मामले में राजकुमारी सफेद लोमड़ी ये यून से कहीं कमतर थी। इसलिए सफेद लोमड़ी कबीले के लोग खुशी मनाने के मूड में भी नहीं थे। 5वें फे ड्रैगन को मारने के बाद राजकुमारी व्हाइट फॉक्स अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। अपना प्रतिद्वंदी चुनो। 5वें फे ड्रैगन की मृत्यु के बाद सरनी की ठंडी आवाज राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के कानों में गूंज उठी। मैं हार मानता हूं। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने गहरी सांस ली। उसकी शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी, इसलिए आगे प्रयास करते रहना व्यर्थ था। एक पल में ही राजकुमारी व्हाइट फॉक्स हॉल में प्रकट हो उठी। तुरंत ही सबकी निगाहें राजकुमारी व्हाइट फॉक्स पर टिक गईं। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी का स्वभाव शुरू से ही उदासीन था। वह अपने ही मार्ग पर चलती थी और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे उसे कैसे देखते हैं। फिर भी उसे लगता था कि 5वें प्राचीन परी को मारने की उसकी उपलब्धि ने श्वेत लोमड़ी कबीले के प्रतिभाशाली लोगों को चकित कर दिया होगा। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि उनकी प्रतिक्रियाएं उसकी अपेक्षा से कुछ अलग थीं। व्हाइट फॉक्स के कुछ शिष्य उसके लिए जयकारे लगा रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर अजीब भाव थे। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स थोड़ी हैरान थी। आखिर हुआ क्या था? उसने चारों ओर देखा और उसे जियानजू, वुफेंग, शैडो ट्विंस, ये यून, लुओमो और उनके साथी दिखाई दिए, जो सभी उसके साथ फे रिफाइनिंग रॉक सरनी में प्रवेश कर चुके थे। वे सभी बाहर आ चुके थे। वह सबसे आखिरी थी और साथ ही वह भी थी जो सबसे लंबे समय तक टिकी रही। यह कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि उसने सबसे लंबे समय तक लड़ाई लड़ी थी और संभवतः उसने सबसे अधिक संख्या में प्राचीन परियों को भी मारा था। बाकी लोगों की बात करें तो राजकुमारी श्वेत लोमड़ी का घमंड नहीं था, बल्कि युद्ध की कठिनाई को देखते हुए वह पूरी तरह आश्वस्त थी कि उसके अलावा बाकी लोग चौथे प्राचीन परी को भी नहीं मार सकते। 5वें को मारना तो दूर की बात है, यह उनकी शक्ति की सीमा से परे था। पहले 3 प्राचीन परियों को मार गिराने में सक्षम होना ही अपने आप में एक उत्कृष्ट उपलब्धि थी। इन लोगों का उससे पहले बाहर हो जाना उसकी उम्मीदों के मुताबिक था, लेकिन उनके चेहरे पर इतने अजीब भाव क्यों थे? इसके अलावा उसने देखा कि कुछ लोग ये यून को देख रहे थे, जिससे अनजाने में ही उसकी नजर भी ये यून पर पड़ गई। ये यून ने बहुत ऊर्जा खर्च कर दी थी। उसकी युवांची लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई थी। ये देखकर राजकुमारी श्वेत लोमड़ी चौंक गई। आमतौर पर किसी योद्धा की शक्ति, चाहे वह आक्रमण हो या रक्षात्मक शक्ति, इतनी कम हो जाने पर वह कमजोर हो जाता है, इसलिए बिना चोट के बच जाना आसान नहीं होता। जुए, तुमने अच्छा किया, बाय युएकिंग ने उदास चेहरे से कहा। हालांकि उनके शब्दों से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वे राजकुमारी व्हाइट फॉक्स की प्रशंसा कर रहे हों। स्पष्ट रूप से उनका मूड बहुत खराब था। सब ठीक था, मेरी शक्ति बस यहीं तक सीमित है, आगे और प्रगति होनी चाहिए। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने मन में कुछ प्रश्न लिए उत्तर दिया। उसने नोगियन की ओर देखा और अपनी आवाज में पूछा, अभी क्या हुआ? जियानझू ने कितने प्राचीन परियों को मारा? क्या ऐसा हो सकता है कि जियानझू के परिणाम उनकी अपेक्षाओं से कहीं बेहतर रहे हों, जिसके परिणामस्वरूप ये प्रभाव पड़ा हो? 3, नोगियन ने धीमी आवाज में जवाब दिया। ये तो सामान्य है। चौथा प्राचीन परी वास्तव में काफी कठिन है। उसे मारने में असफल होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बाकी के बारे में क्या? राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने अनायास ही पूछा था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि नोगियन उसे ऐसा जवाब देगी जिससे वह दंग रह जाएगी। नोगियन ने उत्तर दिया, बहन, वुफेंग और मेरे बीच तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन ये उनकी बात करे तो उसने भी कुछ देर पहले ही 5वें प्राचीन परी को मार डाला। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स की भौहें तन गईं। क्या ये यून ने 5वें प्राचीन परी को मार डाला? हाँ, वो तुमसे तेज था। असल में उसने सिर्फ एक ही चाल चली और 5वें प्राचीन फी को पल भर में मार डाला। इसके अलावा जब नोगियन इस बिंदु पर पहुंची तो उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। उसने 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी को मारा था, जिसने अपने 9 पूंछ वाले क्षेत्र को प्रकट किया था।
क्या वह 9 पूंछों वाली सफेद लोमड़ी थी जिसने अपना इलाका बना लिया था? एक ही वार में पल भर में मार डालने वाली राजकुमारी श्वेत लोमड़ी पूरी तरह से अचंभित रह गई। उसने अविश्वास भरी निगाहों से यी यून को देखा। उसके चेहरे जैसे होंठ थोड़े से खुले और काफी देर तक बंद नहीं हुए। अध्याय 914 मृत्यु कारावास। फे रिफाइनिंग रॉक सरणी में तीसरे दौर के बाद के किसी भी प्राचीन फे को मारने वाले किसी भी व्यक्ति को पुरस्कार प्राप्त होंगे। हालांकि प्रथम स्थान पर आने वाले व्यक्ति को दिए गए पुरस्कार की तुलना में ये पुरस्कार कुछ भी नहीं थे। यी यून और राजकुमारी श्वेत लोमड़ी दोनों ने 5वें प्राचीन परी को हरा दिया था, लेकिन यी यून ने पहले जीत हासिल कर ली थी। इसी कारण लुओ वंश के शिष्यों के प्रति पक्षपाती एल्डर दुवानमू और एल्डर शी ने स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि राजकुमारी श्वेत लोमड़ी मामूली अंतर से हारी थी। अतः यी यून ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। फे रिफाइनिंग रॉक में प्रथम स्थान प्राप्त करने का पुरस्कार एक प्राचीन फे हड्डी थी, लेकिन प्राचीन फे हड्डियां भी अलग अलग गुणवत्ता की थीं। ब्लैक विंड वैली में हुए परीक्षणों में यी यून को जो प्राचीन फे की हड्डी मिली थी वह प्राचीन फे के कंकाल का एक बाहरी हिस्सा थी। उसमें समाहित प्राचीन फे ऊर्जा की मात्रा बहुत कम थी। प्राचीन फे की बेहतर हड्डियां छाती की हड्डी या रीढ़ की हड्डी जैसे क्षेत्रों से आती थी जो प्राचीन फे के धड़ के मुख्य भाग होते हैं। इन स्थानों पर ही प्राचीन फे की बड़ी मात्रा में ऊर्जा कंकाल में जमा होती थी। प्रथम स्थान पर आने वाले व्यक्ति को इनाम के तौर पर दी गई प्राचीन फे हड्डी भी एक गौण अंग थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसमें थोड़ी मात्रा में अस्थि मज्जा मौजूद थी। एक प्राचीन परी के कंकाल में अपार ऊर्जा समाहित थी, लेकिन एक प्राचीन परी का सार उसके कंकाल में नहीं बल्कि उसके रक्त मज्जा में निहित था। किसी प्राचीन परी की मृत्यु के बाद उसका अस्थि मज्जा ब्लड मैरो आकाश में विलीन होकर ब्रह्मांड में वापस लौट जाता था। कंकाल के भीतर उसका केवल एक अत्यंत छोटा सा हिस्सा ही शेष रह जाता था। यह पुरस्कार उन सभी प्रतिभाशाली लोगों की इच्छा होती थी जो बड़े पारिवारिक कुलों से आते थे। उनके पारिवारिक कुल प्रभावशाली तो थे, लेकिन अस्थि मज्जा युक्त प्राचीन फे हड्डी प्राप्त करना आसान नहीं था और उसे उन्हें देना तो और भी मुश्किल था। ये यून को जितना बेहतर इनाम मिलता था, बाई युएकिंग का मूड उतना ही खराब होता जाता था। वह लुओ कबीले की परीक्षा में इसलिए आया था क्योंकि वह राजकुमारी व्हाइट फॉक्स का प्रदर्शन देखना चाहता था ताकि उसे अपने दांव के बारे में कुछ तसल्ली मिल सके। हालांकि आश्वासन मिलने से पहले ही वह इतना क्रोधित हो गया कि उसे अपना गुस्सा दबाना पड़ा। गुस्से को दबाने के चक्कर में उसे अंदरूनी चोटें लगने से बाल बाल बच गया। तीसरे राजकुमार के आगमन के कारण मेरे लुओ वंश के निराश शिष्यों को अनजाने में ही प्रेरणा मिली होगी। अंततः वे अपनी थोड़ी सी क्षमता प्रदर्शित करने में सफल रहे। धन्यवाद तीसरे राजकुमार, यह आपके लिए कठिन रहा होगा, एल्डर शी ने कहा। बाई युएकिंग की आंखों के कोने फड़क उठे। एल्डर शी कम बोलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनमें प्रतिशोध की प्रबल भावना थी। बाई युएकिंग ने तो बस इतना ही पूछा था कि क्या यी यून द्वारा चुनी गई रानई मछली फे ड्रैगन जितनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन यह टिप्पणी एल्डर शी के मन में लगातार गूंज रही थी। हे सच में नहीं। उद्धरण चिन्ह। मुझे आश्चर्य है कि तीसरे राजकुमार कितने और दिन रुकना चाहते हैं, एल्डर शी ने फिर कहा। और आगे रुकना। बाई युएकिंग का अब मन नहीं था। अगर वह और देर रुकती तो उसे लगता कि वह सचमुच मानसिक रूप से टूट जाएगी। बाई युएकिंग ने जल्दी से विदाई ली। जब वह आया था तो शान से आया था, लेकिन जब वह गया तो हड़बड़ी में चला गया। उसका स्पिरिट क्रूजर तेजी से अंतरिक्ष में विचरण करते हुए लुओ डिवाइन हॉल के ऊपर गायब हो गया। एल्डर दुवानमू और एल्डर शी यह सब देखते हुए हवा में खड़े रहे। एल्डर दुवानमू ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, जैसे जैसे आपकी मोक्ष प्राप्ति का समय नजदीक आ रहा है, मुझे लगता है कि आप और भी तुच्छ होते जा रहे हैं। संन्यास से पहले मन की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहिए। इसके अलावा यदि मैं इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाया तो यह संन्यास मेरी मृत्यु तक चलेगा। स्वर्ग भी नहीं जानता कि मैं जीवित बाहर आ पाऊंगा या नहीं। ऐसे में मुझे इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए, एल्डर शी ने कहा। एल्डर दुवानमू के होंठ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस एक आह भरी। तुम्हें आहें भरने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने संन्यास लेने का निश्चय कर लिया है, फिर भी ये तैयारी का दौर है। मैंने जीवन भर मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। सर्वोच्च बनना ही वह खाई है जो मेरे मार्शल आर्ट के मार्ग में रुकावट बन रही है। अगर सुबह सच सुनने को मिल जाए तो मैं शाम को मरने को भी तैयार हूं। जब तक मैं इसकी गहराई में उतरता रहूंगा मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, एल्डर शी ने कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप उस लड़के के वीर हृदय की इतनी प्रशंसा करते हैं, एल्डर दुवानमू ने कहा। एल्डर शी ने एक शब्द भी नहीं कहा। पहले तो उन्हें यी यून में बस थोड़ी बहुत ही दिलचस्पी थी, लेकिन जब यी यून ने 5वें प्राचीन परी को मार डाला तो उन्होंने यी यून पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू कर दिया। छोटी लोमड़ी भी बुरी नहीं है। दुर्भाग्य से वह हमारे लुओ कबीले से नहीं है, एल्डर दुवानमू ने आगे कहा। लेकिन कोई बात नहीं, वह निश्चित रूप से हमारे कबीले का हिस्सा बन सकती है। बुजुर्ग दुवानमू ने अपनी दाढ़ी सहलाई और उनकी आंखों में एक मुस्कान झलक उठी। इस बार एल्डर शी ने अपना मुंह खोला। हाँ, ... व्हाइट फॉक्स प्रशिक्षण मैदान, आकाशीय मंच, आकाशीय चबूतरा अनगिनत तैरती हुई चट्टानों से बना था। यह स्वतंत्र स्थान बेहद खास था। यहाँ कोई जमीन नहीं थी। हर आकार और प्रकार की चट्टानें हवा में तैर रही थीं। छोटी चट्टानें चक्की के पत्थरों जितनी थीं, जिन पर एक व्यक्ति खड़ा हो सकता था, जबकि बड़ी चट्टानें सैकड़ों फीट चौड़ी थीं। आकाशीय चबूतरे का निर्माण करने वाली चट्टानें एक ऊर्जा संचालित संरचना द्वारा संचालित थीं, जिससे स्वर्ग तक पहुंचने वाली एक सीढ़ीनुमा चबूतरा का निर्माण हुआ। जितना ऊपर जाते परीक्षा उतनी ही कठिन होती जाती। इस समय तक लुओ हुआर 19वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। ये लगभग 100 फीट चौड़ा एक विशाल पत्थर था। आकाशीय चबूतरे पर जितना ऊपर जाते थे नियम उतने ही अव्यवस्थित होते जाते थे। यहाँ की कठिनाई ने पहले ही परीक्षार्थियों में से अधिकांश की प्रगति को रोक दिया था।
उदाहरण के लिए जुवान जुनिवे जैसे कुछ ही परीक्षार्थी 15वें और 16वें स्तर पर संघर्ष कर रहे थे। जुवान जुनिवे के 17वें स्तर तक पहुंचने की थोड़ी सी उम्मीद थी। उसने ऊपर चट्टान की ओर देखा। हालांकि दूरी केवल एक स्तर की थी, लेकिन आकाशीय चबूतरे पर हर अगले स्तर पर कठिनाई का स्तर तेजी से बढ़ता जाता था। इस समय लुओ हुआ एर ध्यान करने के लिए 19वें स्तर पर एक चट्टान पर बैठी हुई थी। जिन शिष्यों में शक्ति की कमी थी वे यहाँ ठीक से बैठ भी नहीं सकते थे। अव्यवस्थित नियम उनके युवांची के प्रवाह को भी अशांत कर सकते थे, जिससे विस्फोट के कारण उनकी मृत्यु हो सकती थी। लुओ हुआ यहाँ पतली सी पोशाक पहने बैठी थी। उसके बाल आग जैसे लाल हो गए थे, जबकि उसकी आंखों की पुतलियां गहरे लाल रंग की हो गई थीं, मानो नाचती हुई ज्वालाएं हों। लुओ हुआ एर के लिए 19वां स्तर कुछ कठिन था। हालांकि अपनी वंश परंपरा को जागृत करने से यह आसान हो गया। इसका कारण यह था कि उनकी प्राचीन फे वंश की वंशावली अत्यंत समृद्ध थी। प्राचीन फे स्वयं ब्रह्मांड से उत्पन्न हुए थे, इसलिए नियमों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि बहुत उच्च स्तर की थी। बाकी सभी लोग अगले स्तर पर पहुंचने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन लुओ हुआ बेहद शांत थी। उसे कोई जल्दी नहीं थी और वह कुछ देर यहीं बैठने की योजना बना रही थी। जब कोई उससे आगे नहीं निकल सकता था तो उसे जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी। वह आराम कर सकती थी। इसी क्षण अचानक उसके सामने एक अग्नि लाल रंग का ताबीज चमक उठा। सेलेस्टियल प्लेटफॉर्म व्हाइट फॉक्स कबीले का प्रशिक्षण मैदान था, लेकिन लुओ कबीले की राजकुमारी और उत्तराधिकारी होने के नाते लुओ हुआर को स्वाभाविक रूप से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। ये वॉइस ट्रांसमिशन चार्म भी उन्हीं विशेष अधिकारों में से एक था। लुओ हुआ एर कुछ हैरान थी। आखिर ऐसा कौन सा मामला इतना जरूरी था कि उसके मुकदमे के दौरान उसे आवाज में संदेश भेजना पड़ा। जिस क्षण ध्वनि संचरण का जादू टूटा, उसी क्षण लुओ हुआ एर के कानों में एक आवाज आई। क्या लिटिल यून इतनी शानदार है? आवाज के माध्यम से दी गई जानकारी लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में ये यून के प्रदर्शन से संबंधित थी। लुओ हुआ एर आश्चर्य से देखती रह गई। ये यून ने राजकुमारी व्हाइट फॉक्स की तुलना में बहुत कम समय में 5वें प्राचीन परी को मार डाला था। लुओ हुआ ने राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की प्रतिभा देखी थी। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, इसलिए यद्यपि लुओ हुआ को गर्व था, फिर भी वह राजकुमारी श्वेत लोमड़ी जैसी प्रतिद्वंद्वी को बहुत सम्मान देती थी। लिटिल यून ने सचमुच प्रिंसेस व्हाइट फॉक्स को हरा दिया। लुओ हुआ एर को यह अविश्वसनीय लगा। 12वें स्वर्ग में उनके पुनर्मिलन के बाद ये यून ने वास्तव में उसे एक के बाद एक कई आश्चर्य दिए थे। छोटे यून ने बहुत अच्छा किया। वह मोहक लोमड़ी अपनी लगाई शर्त जरूर हारेगा। कौन जाने क्या वह छोटी लोमड़ी राजकुमारी छोटे यून को अपने साथ यात्रा पर ले जाएगी। मुझे आश्चर्य है कि मेरे एक भाई को इस बारे में पता चलने पर क्या प्रतिक्रिया होगी। लुओ हुआ के कोमल चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। हालांकि मुस्कुराते ही उसने अचानक अपनी हथेलियों को जोर से पटका। अरे बाप रे, ये तो बुरा हुआ। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा अगर मैं लिटिल यून से हार जाऊं? ये कितना शर्मनाक होगा। मुझे जल्दी जाना होगा। परीक्षा की स्थिति पर नजर रख रहे श्वेत लोमड़ी बुजुर्ग ने अचानक दिव्य मंच के 20वें स्तर पर हलचल महसूस की। लुओ हुआ 20वें स्तर पर पहुंच गई। व्हाइट फॉक्स के शिष्यों, जिन्हें पहले ही भयानक मानसिक आघात झेलना पड़ा था, ने तुरंत देखा कि लुओ हुआ की शक्ति अचानक तेजी से बढ़ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रही थी? सफेद लोमड़ी के शिष्यों की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे श्वेत लोमड़ी कबीले के कुलीन वर्ग से थे, लेकिन लुओ हुआ के साथ मुकदमे में भाग लेना आत्मयातना के समान था। जिनके पास दृढ़ निश्चय नहीं होता, उन्हें ऐसा करारा प्रहार सहना पड़ता जो उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देता। अध्याय 915 रक्त ड्रैगन का रक्त मज्जा। फिर रिफाइनिंग रॉक परीक्षण समाप्त होने के 2 दिन बाद यही उनको अचानक एल्डर डुआनमू से एक आवाज संदेश प्राप्त हुआ। लुओ डिवाइन हॉल अत्यंत भव्य था और इसके कई स्तरों में से एक एस्ट्रल पैलेस था जहां लुओ वंश के शिष्य साधना करते थे, और इस आह्वान ने ही उनको 7वें स्तर तक पहुंचा दिया। लुओ डिवाइन हॉल का 7वां स्तर एस्ट्रल पैलेस से बहुत अलग था। यह बेहद विशाल प्रतीत हो रहा था, मानो ये स्थान असीम हो। हवा में अनगिनत सुनहरे प्रकाश के बिंदु तैर रहे थे जो लगातार गतिमान थे। ये यून ने अपने सामने एक प्रकाश बिंदु को रुकते देखा और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वे प्रकाश के बिंदु वास्तव में छोटे छोटे सुनहरे पक्षी थे। उड़ते समय प्रत्येक पक्षी सुनहरे प्रकाश की एक परत से लिपटा हुआ था। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या ये पक्षी जीवित प्राणी है। कितना दिलचस्प है। ये यून मुख्य हॉल में खड़ा था और वह इस दृश्य को निहारते हुए उन्हें देख रहा था। ये 7वां तल एक स्वतंत्र स्थान है जिसका नाम ट्रेजर पवेलियन है। ये यून को अचानक अपने सामने 2 लोगों की अमूमन आकृतियां दिखाई दी। उसने जल्दी से उन्हें प्रणाम किया और कहा, एल्डर दुआनमू और एल्डर शी को नमस्कार। ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। ओह। एल्डर दुआनमू की दृष्टि यून के शरीर पर पड़ी और उन्होंने कहा, तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। तुम्हारी साधना का स्तर भी थोड़ा बढ़ गया है। हाँ, ये यून ने जवाब दिया। हालांकि 5वें प्राचीन परी को मारते समय उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन उसने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल एक कमजोर 10,000 दानव अस्तित्व चक्र को मुक्त करने में कर दिया था। उसकी सारी युवांची ऊर्जा समाप्त हो गई थी, जिसका मतलब था कि ये यून हिल भी नहीं सकता था। एल्डर दुआनमू ने पहले भी ये यून की ठीक होने की गति देखी थी, इसलिए वे हंसे। हालांकि तुम मनुष्य हो, फिर भी तुम्हारी ठीक होने की गति काफी अच्छी है। बस एक ही समस्या है कि तुम्हारा शरीर थोड़ा कमजोर है। मुझे पता है कि तुमने अतीत में स्वर्ग भक्षक अजगर की जादुई हड्डी को अवशोषित किया था, लेकिन उस जादुई हड्डी की गुणवत्ता बहुत खराब थी। एल्डर दुआनमू ने स्पष्टवादिता से बात की, जबकि यून के चेहरे पर थोड़ी बेबसी झलक रही थी। उसका शरीर तो कमजोर था ही, उसकी साधना का स्तर भी निम्न था। वह मुश्किल से ही एक कमजोर 10,000 दानव चक्र का निर्माण कर पाता था। इसके अलावा एक बार भी इसका उपयोग करने से उसकी सारी शक्ति समाप्त हो जाती थी। इस बार का इनाम एक प्राचीन परी है जिसके मज्जा में रक्त है।
इसे तुम्हें देने के बाद इसे जल्दी से आत्मसात कर लो और बाकी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करो। एल्डर दुआनामू भी अब ये उनके प्रति बहुत सम्मान रखते थे। एल्डर्स के आदिम स्वर्ग में लुओ दिव्य हॉल की देखरेख करने के लिए रहने का पहला कारण एकांतवास में रहते हुए नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि प्राप्त करना था और दूसरा लुओ वंश के लिए और अधिक प्रतिभाओं का पोषण करना था। वर्षों पहले वे भी इसी मार्ग पर चले थे। धन्यवाद बढ़ो। हालांकि मैं इसके तुरंत बाद आदिम अंतरिक्ष में एकांत साधना में प्रवेश करने की योजना बना रहा हूँ, ये यून ने कहा। ऐसे खास ऑफर जिन्हें आप चूक नहीं सकते। अली एक्सप्रेस। ज्यादा खरीदारी करें, कम खर्च करें, अभी देखें। अली एक्सप्रेस। आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। अली एक्सप्रेस। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। अली एक्सप्रेस। एल्डर दुआनामू थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, एकांतवास कितने समय के लिए? मुझे नहीं पता। ये यून ने सिर हिलाया। अगर वह आदिम अंतरिक्ष में एकांतवास में चला गया तो हो सकता है कि उसे पता भी न चले और कई साल बीत जाएं। अगर इस दौरान उसे कोई खलल पड़ा तो इसका परिणाम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं समझ गया। लुओ दिव्य हॉल का केंद्र वास्तव में आदिम स्थान है। वहां साधना करने से सर्वोच्च लाभ मिलता है। इसके बाद होने वाली परीक्षाओं में भाग न लेने पर कुछ हानि होगी, लेकिन कोई बात नहीं। एल्डर शी ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर तुम उनमें भाग नहीं लेते? तुम बेहद प्रतिभाशाली हो और मार्शल आर्ट का मार्ग उतार चढ़ाव से भरा है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि अतीत में भी ऐसे कई प्रतिभाशाली लोग हुए हैं जिनके पास असाधारण प्रतिभा थी और जिन्हें भाग्य का साथ मिला, लेकिन अंततः वे भी नष्ट हो गए। यह मार्ग बहुत कठिन है। ये यून ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझ गई। वह शांत और दृढ़ निश्चय दिख रहा था। उस समय वह महज एक साधारण युवक था। बादलों के बीहड़ से शुरू हुई अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान ही उसने युद्ध के कठिन मार्ग को पहचान लिया था। ये रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, ये यून ने आगे बढ़ते रहने का फैसला किया। बैंगनी क्रिस्टल के भीतर लंबे बालों वाला आदमी और बाद में प्रकट होने वाली लाल कमल वाली महिला एक ऐसे सुविधाजनक स्थान पर खड़े थे जो उस व्यक्ति के स्थान से कहीं अधिक ऊंचा था। क्या वह अपने पैरों और कड़ी मेहनत के बल पर वहां तक पहुंचने और वह सब देखने में सक्षम था जो वे देख रहे थे? चूंकि आप एकांतवास में जाना चाहते हैं, इसलिए आपको प्राचीन परी अस्थि मज्जा नहीं दी जाएगी। एल्डर शी ने कहा। ये यून हैरान रह गया। उसे नहीं दे रहे? इस पर एल्डर शी ने आगे कहा, जी हाँ, पुरस्कार आपको धीरे धीरे दिए जाने थे, लेकिन चूंकि आप उन परीक्षाओं में भाग नहीं ले रहे हैं, इसलिए आप उन पुरस्कारों से वंचित रह जाएंगे। अगर ऐसा है तो मैं आपको एक ही बार में सबसे अच्छा पुरस्कार दे देता हूँ। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं के इतिहास में ऐसा पुरस्कार केवल कुछ ही बार दिया गया है। ये लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं का सर्वोच्च पुरस्कार है। वरिष्ठ भाई। एल्डर दुआनामू ने एल्डर शी की ओर एक नजर डाली, लेकिन अंततः उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। यहाँ। एल्डर शी ने हाथ बढ़ाकर इशारा किया। एक खून जैसे लाल रंग का पक्षी बिजली की तरह आकाश में तेजी से आया और अचानक एल्डर शी की हथेली पर आकर बैठ गया। उसका रंग गहरा लाल था। ये यून यहाँ मौजूद असंख्य सुनहरे पक्षियों में से उस गहरे लाल रंग के पक्षी को ढूंढ नहीं पाई थी। उस पक्षी से एक अत्यंत विचित्र आभा निकल रही थी। जब ये यून ने उसे देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी हृदय गति, रक्त प्रवाह और ऊर्जा का संचार उस पक्षी द्वारा प्रेरित हो रहा हो, मानो उसका पूरा अस्तित्व एक अत्यंत दातल्य में बह रहा हो। इसी क्षण पक्षी अचानक चहका और खून जैसे लाल रंग के क्रिस्टल में बदल गया। क्रिस्टल के बीचों बीच रक्त की एक धारा थी जो लगातार प्रवाहित हो रही थी, मानो उसमें जीवन समाहित हो। ये यून की निगाहें क्रिस्टल पर टिकी हुई थीं। वह क्रिस्टल के असाधारण महत्व को महसूस कर सकता था। यह एक पतित रक्त ड्रैगन का मज्जा है, एल्डर शी ने कहा। क्या आप सामूहिक प्रशिक्षण के दौरान पहले माउंट एजोर बिलो की ब्लैक विंड वैली गए थे? यह उस पतित रक्त ड्रैगन द्वारा छोड़ा गया मज्जा है जो ड्रैगन की हड्डी के कशेरू का जोड़ में था। उस पतित रक्त ड्रैगन का रक्त मज्जा। ये यून ने ठंडी सी आह भरी। पतित रक्त ड्रैगन की मृत्यु के बाद उसके मांस और रक्त के अपघटन के कारण वह स्थान एक निश्चित भूमि बन गया जहां वह रक्त प्रेतों का पोषण और उत्पादन करता था। उसके रक्त मज्जा की शक्ति अकल्पनीय थी। ये यून ने पहले एक स्वर्ग भक्षक अजगर की परी अस्थि को अवशोषित कर लिया था, और यद्यपि स्वर्ग भक्षक अजगर एक पतित रक्त अजगर से एक श्रेणी ऊपर था, लेकिन उसकी परी अस्थि का मूल्य एक पतित रक्त अजगर के रक्त मज्जा से अतुलनीय था। यह अस्थि मज्जा लुओ दिव्य हॉल के अनमोल खजानों में से एक है। हर एक टुकड़ा जो हम देते हैं उससे हमारे सीमित भंडार में कमी आती है। अस्थि मज्जा का यह अंश उच्चतम गुणवत्ता का है। इसकी ऊर्जा सर्वोत्तम रूप से संरक्षित है, लेकिन तुम्हारे जैसे कमजोर शरीर के लिए इसे अवशोषित करना और भी कठिन होगा। इसे लो और एकांतवास में जाओ। तुम कितना अवशोषित कर पाओगे ये तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करेगा। एल्डर शी ने क्रिस्टल को ये यून की ओर फेंका। उन्होंने इसे ये यून को देने का निर्णय लिया था, लेकिन ये यून पर ही निर्भर करेगा कि वह ड्रैगन के रूप में विकसित हो पाएगा या नहीं। जब ये यून ने क्रिस्टल को पकड़ा तो उसे ऐसा लगा मानो क्रिस्टल के अंदर का रक्त मज्जा जीवित हो। वह लगातार गतिमान था, मानो किसी भी क्षण उसके हाथों से उड़ जाएगा। रक्त मज्जा का सबसे उत्तम अंश उसका मूल्य शायद अकल्पनीय था। हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं। हमें नहीं पता कि हम लुओ डिवाइन हॉल को और कितने वर्षों तक संभाल पाएंगे। लुओ वंश के युद्ध के बाद से प्रतिभाओं की संख्या में लगातार कमी आ रही है। एल्डर दुआनामू ने बीच में ही बोलते हुए सिर हिलाया और रुक गए। जब ये यून ने उनकी ओर देखा तो उसे लगा कि एल्डर दुआनामू की बातों में कुछ छुपी हुई बात है। उनकी शक्ति और साधना का स्तर उनके लिए बादलों के समान था। यह वह स्तर था जिसे प्राप्त करने के लिए अनेक योद्धा तरसते थे। हालांकि ये यून ने उनके भावों में कुछ अलग देखा। धन्यवाद एल्डर शी, धन्यवाद एल्डर दुआनामू। ये यून ने उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। लुओ कबीले में आने के बाद ये यून के मन में लुओ कबीले के प्रति जो भावनाएं थीं, वे मुख्यतः लुओ हुआर के कारण थीं, क्योंकि उनके बीच मित्रता थी।
इसके अलावा ये उनको भी किसी गुट में शामिल होने की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से लुओ कबीले को चुना। गुट का स्नेह प्राप्त करने के बाद जाहिर है कि उन्हें भी अपना योगदान देना था। और आज दोनों वरिष्ठों की लुओ कबीले के प्रति भावनाओं और लुओ कबीले के प्रतिभाशाली लोगों से उनकी अपेक्षाओं ने ये उनको भावुक कर दिया था। उसने क्रिस्टल को कसकर पकड़ लिया। दोनों बुजुर्गों की आशाएं उस क्रिस्टल में समाहित थीं। अध्याय 916 अंत प्रस्थान। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाएं जारी रहीं, लेकिन ये उनको अब किसी ने भी भाग लेते हुए नहीं देखा। फिर रिफाइनिंग रॉक एरे के मूल्यांकन के बाद येयुन लुओ वंश के कई शिष्यों के आदर्श बन गए थे। जब एल्डर दुआनमू ने उन्हें बताया कि येयुन एकांत साधना में चले जाएंगे और अब वे परीक्षाओं में भाग नहीं लेंगे, तो शिष्य काफी निराश हुए, लेकिन साथ ही उन्हें ईर्ष्या भी हुई। इतने लंबे समय तक एकांतवास में रहना इस बात का प्रमाण था कि येयुन ने 7 वर्षों के ध्यान और फिर रिफाइनिंग रॉक सरणी से अपार लाभ प्राप्त किया था। जब वह इन लाभों को पूरी तरह आत्मसात कर लेगा तो उसकी शक्ति में निश्चित रूप से बहुत अधिक वृद्धि होगी। येयुन पहले से ही उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। अपनी शक्ति में और अधिक वृद्धि करने के बाद वह किस हद तक पहुंच जाएगा, येयुन द्वारा अब तक दिखाई गई क्षमता ने उन्हें आगे सोचने से भी डरा दिया था। उसे फिर रिफाइनिंग रॉक एरे में ही प्रसिद्धि मिली थी और अब वह छिपने की कोशिश कर रहा है। असल में वह अंत में उस अजीबोगरीब चाल से ही जीत हासिल कर पाया। उस अजीबोगरीब चाल के बिना जिसने 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी को पल भर में मार डाला, यही उनकी युद्ध क्षमता महारानी की तुलना में कहीं कम है। और आगे होने वाले परीक्षणों में शारीरिक बनावट और वंश की परीक्षाएं होंगी, लेकिन वह उनमें भाग लेने की योजना नहीं बना रहा है। वह स्पष्ट रूप से चिंतित है कि उसकी शारीरिक बनावट और वंश महारानी से हीन है। नोबियू ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। हालांकि वह मन ही मन जानती थी कि येयुन ने अंत में उस विचित्र चाल का प्रयोग करके राजकुमारी श्वेत लोमड़ी को हराया था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि उस चाल के बिना भी येयुन उसे और उसकी बहन को आसानी से हरा सकती थी। इस बात से उसे बहुत बुरा लगा। हालांकि जब फे जाति की वंश परंपरा की बात आती थी तो नोबियू को पूरा यकीन था कि येयुन उससे बिल्कुल हीन थी। जैसे ही नोबियू की आवाज धीमी हुई, उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन नोगियंग उसे घूर रही है। नोबियू ने अपनी जीभ बाहर निकाली और जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। जब राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने एल्डर दुआनमू के शब्द सुने तो उनकी खूबसूरत आंखों में एक कोमल चमक दिखाई दी। वह एकांतवास में जा रहे हैं। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स बचपन से ही एक उच्च कोटि की कुलीन महिला थी। लुओ हुआर के अलावा उनकी उम्र की कोई प्रतिद्वंदी नहीं थी। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने नोगियंग और नोग्युए से येयुन और 5वें 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी के बीच हुए युद्ध का विस्तृत विवरण प्राप्त किया था। मैंने उस लड़ाई को अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य कभी नहीं पाया। मैं आपके एकांतवास से बाहर आने का इंतजार करूंगी, राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने फुसफुसाते हुए कहा। येयुन ने भले ही एकांतवास में प्रवेश कर लिया हो, लेकिन क्या वह अपनी शक्ति को भी नहीं बढ़ा सकती थी? ... आदिम अंतरिक्ष। एक विशालकाय दरवाजा जो इतना बड़ा था कि वह जमीन से आकाश तक जाता था, और उसने आदिम अंतरिक्ष को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया था। संपूर्ण आदिम अंतरिक्ष धुंध से ढका हुआ था, क्योंकि उसमें एक मृत और निराशाजनक आभा व्याप्त थी। यह एक निर्जीव दुनिया थी। फे गॉडस्टोन में सील किए गए फे देवताओं के स्वर्णिक आकर्षण ही इस दुनिया के अतीत के एकमात्र प्रमाण थे। यहाँ जो कुछ भी था वह ऐसा जीवन था जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया था। 3 रहस्यमयी परी देव पत्थरों के सामने चुपचाप बैठे हुए येयुन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने खामोशी से सांस ली, मानो वह निर्जीव लोक में विलीन हो गया हो। उसकी चेतना पूरी तरह से बैंगनी क्रिस्टल फे गॉडस्टोन पर केंद्रित थी। बैंगनी क्रिस्टल फे गॉडस्टोन में प्रवेश करते समय भी उसे लंबे बालों वाला आदमी दिखाई दिया। अभी शर्त लगाओ, ONS 777। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। और देखें, येयुन ने 10,000 दानव अस्तित्व चक्र को पहले ही समझ लिया था, लेकिन ये लंबे बालों वाले व्यक्ति के स्तर जितना उन्नत नहीं था। यदि लंबे बालों वाले व्यक्ति के बारे में कहा जाता था कि उसने अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र में पूर्णतः महारत हासिल कर ली थी, तो येयुन अभी केवल शुरुआत में ही थी। अपनी इच्छाशक्ति की तलवार लिए येयुन लंबे बालों वाले व्यक्ति के पास पहुंचा। उसी क्षण उसने देखा कि लंबे बालों वाले व्यक्ति ने अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र को बाहर धकेल दिया। इस सहज धक्के ने आकाश और पृथ्वी को घेर लिया। अनगिनत नियम संबंधी टुकड़े उड़ते हुए गुजरे और देवी देवताओं और राक्षसों की हजारों दैत्य आकृतियां प्रकट हुई। उनमें से प्रत्येक ने धरती पर कदम रखा और प्रत्येक की ऊंचाई 1000 फीट थी। एक भयानक दबाव पहाड़ की तरह येयुन पर टूट पड़ा। येयुन ने पूरी ताकत से इसका विरोध किया। धड़ाम, जैसे ही 10,000 दानवों का अस्तित्व चक्र चकनाचूर हुआ, उसकी सारी युवांची शक्ति समाप्त हो गई। उसकी आंखों के सामने तुरंत अंधेरा छा गया। उफ! येयुन ने अचानक अपनी आंखें खोली जब उसने देखा कि वह आदिम अंतरिक्ष में लौट रहा है। जैसे जैसे येयुन की सैद्धांतिक समझ दिन प्रतिदिन गहरी होती गई, वह और अधिक चीजों को समझने में सक्षम होता गया, और साथ ही उस पर पड़ने वाला दबाव भी बढ़ता गया। लंबे बालों वाले व्यक्ति के एक साधारण से इशारे ने ऐसा सैद्धांतिक दबाव उत्पन्न किया जिसे वह सहन नहीं कर सका, यहाँ तक कि इच्छाशक्ति की तलवार भी अपर्याप्त थी। पर्पल क्रिस्टल फे गॉडस्टोन में दोबारा प्रवेश करने के बाद इतना बड़ा बदलाव आएगा, ये किसने सोचा था? मैं अब भी बहुत कमजोर हूँ, येयुन ने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन उसका दिल उम्मीदों से भरा हुआ था। लंबे बालों वाले उस व्यक्ति के काम करने के तरीके को देख पाना एक ऐसा अवसर था जिसकी कोई कामना नहीं कर सकता था। जियान झू के गुरु सर्वोच्च गुलान थे, लेकिन सर्वोच्च गुलान लंबे समय तक एकांतवास में रहते थे। उनके पास जियान झू को नियमों की व्याख्या करने का समय बहुत कम होता था। जहां तक इस लंबे बालों वाले आदमी की बात है, उसकी ताकत किसी सुप्रीमसी के मुकाबले कहीं अधिक थी। ऐसा अवसर कहाँ मिल सकता है? पहले ताकत बढ़ानी चाहिए। येयुन ने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी को पोंछा, तभी उसकी हथेली में एक क्रिस्टल प्रकट हुआ।
रक्त ड्रैगन का रक्त मज्जा। फिर ड्रैगन के रक्त मज्जा का ये सूक्ष्म अंश कुछ महसूस कर रहा था, क्योंकि यह क्रिस्टल के चारों ओर बेतहाशा भागने लगा। ये यून ने गहरी सांस ली। कच्चा, उसने क्रिस्टल को चूर चूर कर दिया। अचानक रक्त ड्रैगन के रक्त मज्जा का एक छोटा सा अंश क्रिस्टल से बाहर निकल आया। ये यून पूरी तैयारी के साथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तुरंत ही रक्त ड्रैगन के रक्त मज्जा के चारों ओर का स्थान सील हो गया। वह उस स्थान के भीतर छटपटाया, इधर उधर भागा, लेकिन सील को तोड़ नहीं सका। इसका स्वरूप निरंतर बदलता रहता था, फिर भी यह अपनी बेड़ियों से मुक्त नहीं हो सका। ये यून ने चुपचाप अपनी सांसों को नियंत्रित किया और कुछ दिन अनजाने में बीत गए। जब उसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, तभी ये यून ने अपनी आंखें खोली। रक्त ड्रैगन के रक्त मज्जा को देखते हुए उसने उसे इशारा किया। रक्त ड्रैगन का रक्त मज्जा एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा था, क्योंकि वह लगातार ये यून के करीब आ रहा था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, रक्त ड्रैगन की रक्त मज्जा की रक्त पिपासा की प्यास अचानक बढ़ गई और वह सीधे ही यून के माथे की ओर झपटा। ये यून ने चकमा नहीं दिया। बूम, जैसे मानो उसके शरीर को लावा के कुंड में फेंक दिया गया हो। ये यून का शरीर तुरंत गर्म हो गया। एक विकृत रक्त ड्रैगन स्वभाव से हिंसक और रक्त पिपासु था। उसका रक्त मज्जा सबसे हिंसक और खतरनाक टॉनिकों में से एक था। हालांकि ये रक्त मज्जा का एक छोटा सा अंश मात्र था। यदि ये यून अपनी युआंची का उपयोग करके इसे दबाता तो वह इसे धीरे धीरे अवशोषित कर सकता था। हालांकि ये यून ने ऐसा करना नहीं चुना। शुरुआत में वह अपनी युआंची को प्रवाहित करने की योजना बना रहा था, लेकिन जब अस्थि मज्जा का प्रवाह उसकी अपनी अस्थि मज्जा में उमड़ पड़ा तो ये यून ने पाया कि अस्थि मज्जा की दमनकारी ऊर्जा से उसकी शुद्ध यांग रक्त रेखा सक्रिय हो गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर भट्टी बन गया हो, और यह रक्त मज्जा भट्टी में जलती हुई लौ बन गई थी, जो उसकी नसों को झुलसा रही थी। ये यून ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके माथे से लगातार पसीना बह रहा था। उसके शरीर से गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज रही थीं। उसके कपड़े भी जलकर राख हो गए थे। उसकी त्वचा के नीचे की रक्त वाहिकाएं बहते हुए लावा के बांधों की तरह लग रही थीं। इस समय ये यून के पास आने वाली कोई भी वस्तु उसके शरीर से निकलने वाली अत्यधिक गर्मी के कारण राख में बदल जाती। उसका पूरा अस्तित्व एक धधकते ज्वालामुखी की तरह था, जिसके चारों ओर प्रचंड ऊर्जा अनियंत्रित रूप से प्रवाहित हो रही थी। शुरुआत में ये यून को पसीना आता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आभा गायब हो गई। वह एक बार फिर पत्थर में बदल गया। हालांकि कभी कभार उसके शरीर की झलकियां ये संकेत देती थी कि वह अभी भी जीवित है। वरिष्ठ भाई, आपको क्या लगता है कि बालक की यून रक्त मज्जा के उस अंश को कितनी हद तक अवशोषित कर पाएगा? लुओ दिव्य हॉल में एल्डर दुवानमु और एल्डर शी एक सरणी प्रक्षेपण के माध्यम से धुंध में ही यून को देख रहे थे। एक सामान्य शिष्य केवल 10-20% ही ऊर्जा अवशोषित कर सकता है। एक प्रतिभाशाली शिष्य शायद 30-40% तक। लेकिन मैं ये यून के बारे में निश्चित नहीं कह सकता। मैंने सुना है कि माउंट एजोर बिलो में प्राचीन फे अस्थि को अवशोषित करने का उसका प्रभाव आश्चर्यजनक था। मुझे विश्वास है कि यह लड़का इस बार भी मुझे चौंका देगा। एल्डर शी ने हल्के स्वर में कहा। एल्डर दुवानमु ने सिर हिलाते हुए कहा, उम्मीद है ऐसा ही हो। सीनियर ब्रदर, उन्हें इतनी जल्दी रक्त मज्जा देना उनकी वर्तमान साधना अवस्था को देखते हुए अभी इतनी रक्त मज्जा को अवशोषित करने के लिए बहुत जल्दी है। जल्दी नहीं, उसे खुद को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करने दो। लुओ वंश की विपत्ति अभी टलनी बाकी है। एल्डर शी मानो स्वयं से कुछ बुदा रहे थे। हाथ के एक इशारे से उनके सामने की छवि गायब हो गई। साधना को समय का कोई ज्ञान नहीं था। साल दर साल बीतते गए और लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाएं समाप्त होने की ओर अग्रसर होती रहीं। 18 वर्षों के दौरान लुओ कबीले और श्वेत लोमड़ी कबीले के अभिजात वर्ग में उल्लेखनीय सुधार हुआ था, और पहले 7 वर्षों के बाद ये यून फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। अंतिम दिन 2 स्पिरिट क्रूजर अंतरिक्ष में प्रकट हुए और लुओ डिवाइन हॉल के ऊपर पहुंच गए। वे सर्वोच्च स्तर के स्पिरिट क्रूजर थे। वे लुओ कबीले और व्हाइट फॉक्स कबीले के कुलीनों को आदिम स्वर्ग से उनके संबंधित कबीलों में वापस ले जाने के लिए आए थे। ये यून, जो इतने समय से आदिम अंतरिक्ष में एकांतवास में था, ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। 18 वर्षों तक एकांतवास में रहने के बाद ये यून के लिए यह एक अभूतपूर्व अनुभव था। इन 18 वर्षों में वह एक तेज जादुई तलवार की तरह थे। वह एक ऐसी तलवार की तरह थे जिसे उसकी तीक्ष्णता छिपाने के लिए म्यान में रखा गया हो। उसके बाल इतने लंबे हो गए थे कि जमीन तक पहुंच गए थे और पूरी तरह से फैल गए थे। हालांकि वह आदिम अंतरिक्ष में था, ये यून बाहर के वातावरण को महसूस कर सकता था और उसे पता था कि स्पिरिट क्रूजर यहाँ मौजूद है। ये यून उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अंधेरी रात में बिजली की तरह चमक रही थीं। एक ही विचार से उसके अंतरस्थानिक घेरे से 1000 बर्फ से बनी उड़ने वाली तलवार निकली और उसके बहुत लंबे बालों को काट दिया। लुओ डिवाइन हॉल छोड़ने का समय आ गया था। अध्याय 917 दाओ अभिव्यक्ति क्षेत्र। वॉइस ट्रांसमिशन चार्म्स और अरेज के अस्तित्व के साथ खबरों का प्रसार बेहद तेजी से हुआ। विशेष रूप से लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। ये लुओ वंश के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने वाले शिष्यों के लौटने से पहले ही शाही राजधानी में परीक्षाओं के परिणाम आश्चर्यजनक गति से फैल चुके थे। ये यून ने फिर रिफाइनिंग रॉक एरे में राजकुमारी व्हाइट फॉक्स को हरा दिया था, साथ ही शैडो ट्विंस, वुफेंग और सुप्रीमसी के शिष्य जियानझू को भी पराजित कर दिया था। इस खबर ने ही लुओ कबीले की शाही राजधानी में हलचल मचा दी थी। हालांकि उन्हें यह भी पता चला कि यून ने उनके बाद के 11 वर्षों में लुओ डिवाइन हॉल की किसी भी अन्य परीक्षा में भाग नहीं लिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले 7 वर्षों में हुई परीक्षा ही यून को शाही राजधानी में प्रसिद्ध करने के लिए काफी थी। अतीत में रान जुएई और लुओ मो राजसी राजधानी के उच्च वर्गों में प्रभावशाली व्यक्ति थे, जहां उनके नाम की हर जगह चर्चा होती थी। लेकिन लुओमो और रानजुएई, जियानझू और शैडो ट्विंस जैसे एकांतप्रिय प्रतिभावान व्यक्तियों के सामने कुछ भी नहीं थे।
ये यून की बात करें तो वह सार्वजनिक रूप से प्रतिभाशाली मानी जाने वाली राजकुमारी श्वेत लोमड़ी सहित सभी से आगे निकल गया था। ये यून राजकुमारी श्वेत लोमड़ी से थोड़ा ही छोटा था। एक आम नागरिक होने और अपनी प्रतिभा को अभूतपूर्व गति से निखारने के कारण वह अब राजमहल के कई युवाओं, विशेषकर साधारण पृष्ठभूमि से आने वालों का आदर्श बन चुका था। लुओ डिवाइन हॉल में 7वें वर्ष तक प्रथम स्थान प्राप्त करने का खिताब शाही राजधानी के 4 महान युवा स्वामियों को भी फीका कर देता था। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं के परिणाम घोषित होते ही अनेक गुटों ने रैंकिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया। आखिरकार लुओ वंश के 196 राज्यों और राजसी राजधानी में से केवल कुछ दर्जन लोगों को ही हर 60 साल में लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं की रैंकिंग में स्थान मिलता था। बड़े गुटों की अपनी अपनी साजिशें थीं, जबकि छोटे गुटों की अपनी अपनी चालें थीं। लेकिन लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं की रैंकिंग में जो भी स्थान पाता, चाहे वह शीर्ष 10 से कितना भी नीचे क्यों न हो, पूरे लुओ कबीले में उसकी ओर आकर्षित होने की होड़ लगी रहती थी। राजमहल में कई गुट इन लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ को छोड़कर जिन्हें लुभाया नहीं जा सका, बाकी अधिकांश शिष्य राजमहल में ही रहना पसंद करेंगे। बाकी 196 राज्यों की बात करें तो उन राज्यों के बड़े बड़े पारिवारिक समूहों को भी केवल बचा खुचा ही हिस्सा मिलेगा। शीर्ष 10 में स्थान पाने वालों के बारे में सोचने की कोई बात नहीं थी। वे केवल लुओ कबीले के प्राचीन पारिवारिक कुलों या लुओ कबीले के शाही परिवार से ही संबंधित थे। जब ये यून शाही राजधानी लौटे तो वे स्पिरिट क्रूजर से उतरे और उनके साथ लुओ फैंगलिंग भी थी। अंततः वह लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं की रैंकिंग में अपना नाम दर्ज कराने में असफल रही। उसे आदिम अंतरिक्ष में प्रवेश करने का अवसर भी नहीं मिला। वह केवल बाहर स्थित प्राचीन परी पत्थरों के सामने ध्यान कर सकी, और वे पत्थर स्पष्ट रूप से परी देवता अराजकता पत्थरों की तुलना में कहीं अधिक निम्न स्तर के थे। रैंकिंग में जगह न मिलने के कारण लुओ फैंगलिंग को फायर क्लाउड स्टेट लौटना पड़ा। उसे कुछ दिनों के लिए राजमहल में रुकना पड़ा, और चूंकि यून और लुओ फैंगलिंग दोनों फायर क्लाउड स्टेट के योद्धा थे और उनके बीच मित्रता थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से साथ रहे। ये यून का विकुल निवास विशाल था, इसलिए लुओ फैंगलिंग के अस्थायी आवास की व्यवस्था आसानी से हो गई। 18 साल पहले उसने फायर क्लाउड स्टेट स्पिरिट क्रूजर से गंभीर रूप से घायल ये यून की जान बचाई थी। उस दृश्य को देखते हुए ये किसी सपने जैसा लग रहा था। भला कौन उम्मीद कर सकता था कि ऐसी युवती इतनी आगे तक पहुंचेगी। ये यून का निवास एक पहाड़ के पास बना हुआ था। जब ये यून अपने निवास पर लौटे तो उन्होंने निवास के पीछे पहाड़ पर कई प्रेत पशुओं को बैठे हुए देखा, और उसके पास 10 से अधिक प्रेत यान खड़े थे। अरे ये तो उद्धरण चिन्ह। जब ये यून ने आत्मा आधारित पशु और आत्मा आधारित पात्रों को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने देखा कि विगस निवास की एक नौकरानी ने उसका स्वागत उसी प्रकार किया जैसे वह अपने स्वामी का स्वागत कर रही हो। जब उसने नौकरानी से पूछा तो उसे पता चला कि आत्मा जंगली जानवरों और आत्मा जहाजों पर बड़े पारिवारिक कुलों के राजदूत सवार थे जो यून से मिलने आए थे। वे जानते थे कि यून महारानी जुवान के खेमे में थी, इसलिए किसी भी गुट में महारानी जुवान से कुछ चुराने की हिम्मत नहीं थी। अगर वे ऐसा कर भी लेते तो ये यून को उनसे छीनना नामुमकिन था। हालांकि वे ये भी जानते थे कि उन्हें ये यून के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने होंगे। उन्होंने लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में ये यून के शानदार प्रदर्शन पर बधाई देने के लिए महंगे उपहार भेजे। कारण जानने के बाद ये यून भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं के पहले 7 वर्षों में प्रथम स्थान प्राप्त करने से इतना प्रभाव पैदा होगा। ये यून आगंतुकों के प्रति घमंड नहीं दिखा रहा था, बल्कि इसलिए कि उसके पास हर एक का स्वागत करने का समय नहीं था। शुक्र है महारानी जुवान ने जब उसे यह निवास दिया था तब नौकर भी साथ में रखे थे। वह नौकरों से ही सारे काम करवा सकता था। लुओ फैंगलिंग को इन सब बातों से गहरी ईर्ष्या हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसके बचे हुए जीवन में उसके लिए इस तरह के दृश्य का आनंद लेना असंभव है। इसी क्षण ये उनके सामने एक बैंगनी लाल रंग का ध्वनि संचार ताबीज जगमगा उठा। ये लुओ हुआर की ओर से आया था। छोटे यून, कुछ दिन पहले लुओ वंश के शाही महल में कुछ महत्वपूर्ण मेहमान आए थे। ऐसा लगता है कि वे किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। कल पिताजी परीक्षा के सभी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को राजमहल में बुलाएंगे। वहां मेरा भाई क्रिम्सन फर्मेंट, राजकुमारी व्हाइट फॉक्स और साथ ही वह मोहक लोमड़ी बाई युएकिंग भी होंगे। जैसे जैसे लुओ हुआर बोलती गई उसकी आवाज में उत्साह झलकने लगा। साफ तौर पर वह बाई युएकिंग से मिलने के लिए बेताब थी। बाई युएकिंग को थप्पड़ मारने का यह अच्छा मौका था, तो भला वह इसे कैसे छोड़ सकती थी। इसके अलावा राजकुमारी श्वेत लोमड़ी को ही उनके साथ यात्रा करनी होगी। लुओ हुआर लाल आकाश के चेहरे के भाव देखने के लिए उत्सुक थी। ओह महाराज, हमें बुला रहे हैं। ये यून हैरान रह गई। पूरे लुओ वंश के मुखिया होने के नाते सम्राट लुओ आसानी से मिलने वाले व्यक्ति नहीं थे। यहाँ तक कि इसके बाद होने वाले लुओ दिव्य हॉल के परीक्षणों के शीर्ष साधकों को भी सम्राट लुओ से मिलने का मौका शायद न मिले। महान सम्राट लुओ का स्वभाव कैसा था ये किसी को पता नहीं था। महारानी लुओ और महारानी जुवान जैसी हस्तियों को भी उनकी कृपा पाने और खोने के प्रति सजग रहना पड़ता था। आखिरकार सम्राट लुओ ही तय करते थे कि सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। ये यून ने लुओ हुआवा को जवाब दिया और लुओ फैंगलिंग को शांत करने के बाद आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट गया। वह बहुत लंबे समय से एक आम इंसान की तरह नहीं सोया था। आदिम अवस्था में वह लगभग सारा समय बैठकर ध्यान करने में व्यतीत करता था। वह एक पल के लिए भी सुस्त नहीं पड़ता था, और वह एकांत और अकेलापन ऐसी चीज थी जिसे बहुत से लोग सहन नहीं कर पाते थे। मार्शल आर्ट के मार्ग में लंबे समय तक एकांतवास करना पड़ता था। बहुत कम दुर्बल मन वाले योद्धा ही यह सुनिश्चित कर सकते थे कि वे पूरी लगन से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर पाएंगे। 18 वर्षों के दौरान ये यून की साधना का स्तर सीधे स्वर्ग आरोहण पूर्णता स्तर तक पहुंच गया। स्वर्ग आरोहण स्तर से अगला चरण दाव अभिव्यक्ति स्तर था। अपने दाव को प्रकट करके व्यक्ति स्वर्ग आरोहण दाव वृक्ष पर दाव फल उगा सकता है।
शीर्ष प्रतिभावान व्यक्तियों के लिए मध्यवर्ती स्तर तक पहुंचना कठिन नहीं था और वे इसे बड़ी सहजता से प्राप्त कर सकते थे। कुछ शीर्ष प्रतिभावान व्यक्ति दशकों तक ध्यान करते थे। अपने ताओ सिद्धांतों को स्थापित करने के बाद वे कुछ ही वर्षों में अपनी साधना के स्तर को प्रारंभिक अवस्था से सीधे शिखर तक पहुंचाने में सक्षम हो जाते थे। प्रतिभाशाली लोगों के लिए सबसे कठिन काम साधना के स्तर को बहुत ऊंचा उठाना था। यह नहीं कि इसे ऊंचा उठाना मुश्किल था, बल्कि इसे पूर्ण रूप से ऊंचा उठाना मुश्किल था। ये बात स्वर्ग आरोहण क्षेत्र से दाव अभिव्यक्ति क्षेत्र तक सबसे अधिक प्रासंगिक थी। दाव फल की अभिव्यक्ति स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। प्रतिभाशाली व्यक्तियों को दाव के बारे में जितनी अधिक विविध अंतर्दृष्टि प्राप्त होती थी, वे उतने ही अधिक दाव फल प्रकट करते थे। अधिकांश योद्धा दाव अभिव्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करने पर केवल एक ही दाव फल को संघनित कर पाते हैं। आखिरकार एक युवा प्रतिभाशाली के पास सीमित समय होता है। एक नियम को समझना ही बहुत कठिन होता है। यदि कोई बहुत सारे दाव पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करे तो यह उसकी क्षमता से अधिक बोझ उठाने जैसा होगा। यह उसके समय और क्षमता की बर्बादी होगी। केवल एक नियम में महारत हासिल करना ही सबसे सुरक्षित तरीका था। इससे दाव की सहज अभिव्यक्ति सुनिश्चित हो सकती थी। यहाँ तक कि वे प्रतिभाशाली लोग भी जो लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने के योग्य थे, अधिकतर ऐसा ही करते थे। हालांकि बेहद कम संख्या में ऐसे लोग थे जो दो दाव फल प्रकट कर सकते थे। इन लोगों की चेतना असाधारण थी। कम उम्र में ही वे एक साथ दो नियमों का अभ्यास कर सकते थे। यह अभ्यास एक नियम में महारत हासिल करने की दुगुनी कठिनाई जितना आसान नहीं था, और उससे भी ऊपर 3 या 4 दाव फलों का प्रकट होना लगभग अनसुना था। इसके अलावा अगर ऐसे लोग मौजूद भी थे तो जरूरी नहीं कि वे एक सकारात्मक उदाहरण हो। प्रकट हुए दाव फलों की संख्या सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी, बल्कि फलों की गुणवत्ता महत्वपूर्ण थी। यदि राजकुमारी श्वेत लोमड़ी जैसी प्रतिभाशाली महिला कई दाव फल प्राप्त करना चाहती है तो उसे केवल कई नियमों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। उसके बाद 5 दाव फल प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ऐसा नहीं करेगी। 5 निम्न गुणवत्ता वाले दाव फल एक उच्च गुणवत्ता वाले दाव फल के बराबर मूल्यवान नहीं थे। दाव फल में 9 गुण होते थे। प्रत्येक गुण में वृद्धि होने पर फल के तने पर एक पत्ती उगाती थी। वह एक पत्ता दाव फल की सबसे घटिया किस्म थी। वह व्यक्ति अपने पूरे जीवन में दाव अभिव्यक्ति के स्तर से आगे नहीं बढ़ पाएगा। हर एक अतिरिक्त पत्ते के साथ योद्धा की क्षमता में काफी वृद्धि होगी। जब तक इसमें 6 या 7 पत्तियों वाले दाव फल लगे तब तक ये पहले से ही बेहद दुर्लभ हो चुका था। 8 पत्तों वाला दाव फल किसी पूरे संप्रदाय के अद्वितीय प्रतिभा का प्रतीक माना जा सकता है। 9 पत्तों वाले दाव फलों की बात करें तो वे लगभग एक किंवदंती मात्र हैं। आखिरकार अधिकांश सर्वोच्च गुरुओं के पास दाव अभिव्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करते समय केवल 8 पत्तों वाले दाव फल ही होते थे। बेशक 8 पत्तों वाले दाव फल से भी भविष्य में उन्हें कई अवसर मिल सकते हैं। दाव फल में पत्तों की संख्या किसी व्यक्ति की भविष्य की सफलता को पूरी तरह से निर्धारित नहीं करती। यहाँ तक कि यह भी अफवाह थी कि एक दिव्य स्वामी जिसके पास दिव्य स्वामी राजसी मोहर थी, उसके पास केवल 8 पत्तों वाला दाव फल था। फिर भी वो उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां 9 पत्तों वाले दाव फल के प्रतिभाशाली लोग भी नहीं पहुंच सके थे। भविष्य के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। अब ये यून स्वर्गारोहण की पूर्णता के स्तर पर था। वह अपने दाव फल को प्रकट करने की तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन निश्चित रूप से इसमें अभी भी काफी समय लगेगा। कई प्रतिभाशाली लोगों ने ये कदम उठाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि दाव अभिव्यक्ति के क्षेत्र में बहुत कुछ दांव पर लगा था। ये काफी हद तक उनकी भविष्य की उपलब्धियों को निर्धारित करता था। इसलिए वे आमतौर पर 1 या 2 शताब्दियां अपनी नींव को मजबूत करने और कानूनों पर ध्यान करने में व्यतीत करते थे, इससे पहले कि वे दाव अभिव्यक्ति क्षेत्र में कदम रखें और कानून के फैसले को स्वीकार करें। हालांकि अगर वे दाव अभिव्यक्ति के क्षेत्र में बहुत देर से प्रवेश करते हैं तो दाव फल की गुणवत्ता में वृद्धि होने पर भी उनकी क्षमता व्यर्थ हो जाएगी। ये चुनाव करना वाकई बहुत कठिन था। अध्याय 918 लुओ वंश का शाही महल। लुओ वंश का शाही महल राजसी राजधानी के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित था। ये सबसे ऊंचा था और यहाँ से सब कुछ दिखाई देता था। राजमहल की राजधानी के अधिकांश क्षेत्रों में हवाई यात्रा प्रतिबंधित थी। इसका मतलब ये था कि लोगों को लुओ वंश के शाही महल के भीतरी कक्षों तक पैदल ही जाना पड़ता था। ऊपर की ओर देखने पर पर्वत के चारों ओर घूमती हुई एक लंबी सीढ़ी दिखाई देती थी जो बादलों में विलीन हो जाती थी। शिखर पर एक भव्य और शानदार स्वर्ण महल विराजमान था। सीढ़ियों के बीच में बादल के आकार के ड्रैगन की पत्थर की नक्काशी थी। रास्ते भर पत्थर की नक्काशी के डिजाइन लगातार बदलते रहते थे। वहां स्वर्ग के परी, प्राचीन परी, परी जाति के ऋषि, साथ ही परी देवता के प्रतीक भी थे। कई मंत्रियों और युवा प्रतिभाओं को सीढ़ियों के नीचे रुकना पड़ता था। फिर वे सीढ़ियों की ओर आदरपूर्वक झुकते थे और उसके बाद ही ऊपर चढ़ते थे। केवल लुओ वंश में बहुत उच्च दर्जा रखने वाले लोग या विशेष योग्यता और सम्मान प्राप्त करने वाले लोगों को ही बादलों की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर आगे बढ़ने का अधिकार था। इसी क्षण घर के आकार की एक बेहद आलीशान सेडानकार सीढ़ियों की ओर धीरे धीरे बढ़ती हुई प्रतीत हुई। जैसे ही वह सीढ़ियों के सामने आकर रुकी, 10 से अधिक नौकर उसके लिए रास्ता बनाने लगे। 100 फुट लंबे बलवान पुरुष पालकी को उठा रहे थे। उनके सिर पर 2 सींग थे और उनके चेहरे गहरे लाल रंग के थे। वे हवा की गति से चल रहे थे। वाह, कितनी बड़ी सेडान कार है। यहाँ कौन सी व्यक्ति सेडान कार में बैठकर ऊपर की ओर अपनी यात्रा जारी रख सकता है। योद्धाओं ने पीछे मुड़कर देखा। इस सेडान कार पर लगे प्रतीक चिन्ह को देखो। ये ओरेकल फे साम्राज्य के किसी व्यक्ति का है। हाँ, मैं भी उस प्रतीक को पहचानता हूँ। मैंने अपने संप्रदाय के बुजुर्गों को ये कहते सुना कि हाल ही में शाही राजधानी में कई महत्वपूर्ण अतिथि आए हैं। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ओरेकल फे साम्राज्य से भी लोग आएंगे। ओरेकल फे साम्राज्य 10,000 फे एम्पायरियन स्वर्ग के सबसे बड़े गुटों में से एक था।
यह एक प्राचीन स्वतंत्र क्षेत्र में स्थित था जिसने अपने लिए एक अलग दुनिया का निर्माण किया था। चूंकि यह ओरेकल फे साम्राज्य की पालकी थी, इसलिए उनके लिए सीढ़ियों से ऊपर ले जाया जाना भी सामान्य बात थी। हालांकि ओरेकल फे साम्राज्य का बाहरी दुनिया से संपर्क बहुत कम होता था। वे आज यहाँ क्या कर रहे थे? बलवान पुरुष पालकी को उठाते हुए ऊपर की ओर बढ़े और जल्द ही वे बादलों में गायब हो गए। योद्धा अचंभित होकर देख रहे थे, लेकिन देखते ही देखते एक विशालकाय काली मछली आकाश में उनके पास से उड़ती हुई निकल गई। यह विशालकाय काली मछली उनके सिर के ऊपर से उड़ती हुई पहाड़ की तलहटी में एक चौकोर जगह पर जा गिरी। वह जगह एक पहाड़ी के आकार की थी। पब फ्यूचर एड्स। समुद्र को निगलने वाली मछलियां। यह कोई असली समुद्री भक्षक मछली नहीं है, बल्कि उसी की एक वंशज है जिसका वंश बेहद समृद्ध है। हालांकि 10,000 परियों के स्वर्ग में ये बेहद दुर्लभ है। ये विश्व सीमांत संप्रदाय का कोई सदस्य है। आज कौन सा विशेष अवसर है? इतने सारे बड़े गुटों के राजदूत आज यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? अरे, मैंने आखिरकार उन गुटों में से एक को पहचान लिया। ये तो व्हाइट फॉक्स कबीले का रहस्यमय बादल है। योद्धाओं ने उधर देखा। व्हाइट फॉक्स कबीला एक ऐसा कबीला था जिससे वे काफी परिचित थे। विभिन्न बड़े गुटों के मेहमान उनके पास से गुजरे या उनके ऊपर से उड़ गए। ये साधारण योद्धाओं के लिए बहुत ही भयावह दृश्य था। हालांकि भले ही सम्मानित अतिथियों के पास शाही महल के ऊपर उड़ान भरने की योग्यता थी, फिर भी उन्हें सीढ़ियों की लंबी उड़ान पर पहुंचने पर पैदल चलना पड़ा। भव्य प्रवेश करने वाले इन लोगों के बीच आकाश में एक सुनहरे गिद्ध पर सवार एक व्यक्ति दिखाई दिया। मतलब, अरे ये क्या है? यह एक साधारण सुनहरा कोंडोर था, जो कई प्रजातियों में सबसे आम पक्षियों में से एक है। लेकिन यह आमतौर पर दिखने वाला पक्षी शाही राजधानी के ऊपर कैसे उड़ रहा था? इतना ही नहीं, यह उन अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन फे वंशजों के साथ उड़ रहा था जिन्हें 10,000 फे एम्पायरियन स्वर्ग में हर कोई जानता था। इस पर कोई है। ये कौन है? ये तो युवा पीढ़ी का कोई व्यक्ति लग रहा है। आमतौर पर जो व्यक्ति शाही महल के ऊपर उड़ान भर सकता था, वह अत्यंत उच्च कोटि का व्यक्ति होता था। अधिकतर मामलों में वे लोग युवा नहीं होते थे, इसलिए किसी युवा को ऐसा करते देखना बहुत दुर्लभ था। मानो नीचे हो रही हलचल को भांपते हुए सुनहरे कोंडोर पर उड़ रहे यी ने तेजी से आकाश में उड़ते हुए नीचे की ओर देखा। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं के बाद यी को यह विशेषाधिकार प्राप्त था। सम्मानित व्यक्तियों को शाही महल के ऊपर उड़ान भरने की अनुमति थी। बेशक सीढ़ियों तक पहुंचने के बाद भी उन्हें चलना पड़ता था, लेकिन यह अपने आप में एक अत्यंत सम्मान की बात थी। उन बड़े गुटों के राजदूतों को भी ऐसा ही सम्मान दिया जाता था। राजमहल के ऊपर उड़ना एक अभूतपूर्व अनुभव था। हालांकि यी के पास केवल एक ही सुनहरा गिद्ध था, इसलिए उसने उसका इस्तेमाल किया। हालांकि प्राचीन परियों की संतानों के बीच ये साधारण सा दिखने वाला सुनहरा कोंडोर अलग ही नजर आ रहा था। इसीलिए नीचे मौजूद सभी योद्धा उसे देखने के लिए अपनी गर्दनें चढ़ा रहे थे। ये के आने से पहले लुओहुआ एर ने उसे बताया कि आने वाले लोग विभिन्न बड़े गुटों के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। यह अज्ञात था कि ये लोग आज यहाँ क्यों एकत्रित हुए थे। जियाओ, ये का सुनहरा कोंडोर सीढ़ियों के सामने आकर उतरा। ये का सुनहरा कोंडोर उतरने के बाद वह उससे बाहर निकला और लुओ शाही महल की ओर चलने लगा। पब फ्यूचर एड्स। राजमहल इतना भव्य था मानो बादलों पर बना हो। ऊपर से नीचे देखने पर दूर दूर तक फैले पहाड़ों और नदियों का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। हालांकि सीढ़ियां लंबी थीं, लेकिन योद्धाओं के लिए उन्हें पार करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। वो व्यक्ति कौन है? राजमहल के एक तरफ एक छोटा सा बगीचा था। उसमें कृत्रिम पहाड़ियां और तालाब थे। तालाब के चारों ओर कुछ मंडप बनाए गए थे, सम्राट लुओ से मिलने वालों के लिए अस्थायी विश्राम स्थल। तालाब के पास पहले से ही काफी लोग जमा थे। ये ने भीड़ में लुओहुओ एर को तुरंत पहचान लिया। वह भीड़ में जलती हुई एक चमकदार लौ की तरह थी। उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। छोटी यून, तुम तो बहुत धीमी हो, लुओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। वह एक मंडप में सम्मान की सीट पर बैठी थी। उसके बगल में जियान झू और जुवान जुनिये बैठी थी। जैसे ही लुओहुआ बोली, कई लोगों ने तुरंत ही यून की ओर देखा। वह यी यून है। वहां मौजूद लुओ वंश के कुछ शिष्य भी यी यून को नहीं जानते थे। कई लोग परीक्षा देने के लिए श्वेत लोमड़ी वंश में गए थे, इसलिए जाहिर है कि उन्हें यी यून की वीरता देखने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने बस इतना ही सुना था कि यून ने फिर रिफाइनिंग रॉक एरे में प्रिंसेस व्हाइट फॉक्स को पीछे छोड़ दिया था। प्रिंसेस व्हाइट फॉक्स की बात करें तो वह लुओहुआ से न तो बेहतर थी और न ही बदतर। इससे जुबान जूनियर समेत कई लोग बेहद असहज हो गए। उन्हें संदेह भी होने लगा। उन्होंने लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग नहीं लिया था, लेकिन व्हाइट फॉक्स कबीले की परीक्षाओं में लुओहुआ एर का उत्कृष्ट प्रदर्शन उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा। यह उनके लिए एक गहरा आघात था। उन्हें ऐसा लगा मानो वे कभी भी उसके बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। क्या उनके सामने खड़े लड़के में लुओहुआ का मुकाबला करने की क्षमता थी? क्या इसका यह मतलब नहीं था कि साधारण पृष्ठभूमि का यह इंसान, जो शक्तिशाली प्रतीत नहीं होता था, उन्हें यह एहसास भी दिलाएगा कि वे कभी भी उसके बराबर नहीं पहुंच पाएंगे? यह ऐसी बात थी जिसे वे किसी भी तरह से कहे जाने पर अस्वीकार्य मानते थे। ओह, यह थोड़ा धीमा था। मेरे पास कोई अच्छा वाहन नहीं है। मैं यहाँ एक सुनहरे कोंडोर पर आया था। पक्षी काफी धीरे उड़ रहा था। जब ये यून ने ये कहा तो लुओहुआ एर के आसपास के प्रतिभाशाली लोग और भी अवाक रह गए। क्या ये लड़का सचमुच एक ऐसी हस्ती था जिसके सामने वे तुलना करने के लिए बहुत ही हीन थे? मैं माँ से कहूंगी कि कल तुम्हारे लिए एक घोड़ा भेज दें। इस मामले पर बाद में बात कर लेंगे। नन्हे यून, चलो चलते हैं। चलो श्वेत लोमड़ी कबीले के मंडप में बैठते हैं और बातें करते हैं। लुओहुआ को अराजकता बहुत पसंद थी। वह बेसब्री से यी यून के आने का इंतजार कर रही थी ताकि उसे व्हाइट फॉक्स कबीले में ले जाकर बाई युएकिंग को थप्पड़ मार सके। कितना आनंद आएगा उसे। उस इलाके में पत्थर के पुलों से जुड़े कई मंडप थे। इन्हीं पुलों का इस्तेमाल करते हुए लुओहुआ यी यून को खींचकर श्वेत लोमड़ी कबीले के मंडप की ओर ले गई।
इस समय प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट भी व्हाइट फॉक्स कबीले के मंडप में मौजूद थे। बाई युएकिंग और प्रिंसेस व्हाइट फॉक्स निश्चित रूप से वहां मौजूद थीं। वे दूर से लुओ हुआर को ये यून को लाते हुए देख सकते थे। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने उनकी ओर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बाई युएकिंग का चेहरा बेहद विकृत हो गया, विशेषकर जब उसने लुओ हुआई के चेहरे पर वह मनमोहक मुस्कान देखी। उसमें स्पष्ट रूप से एक शरारती भाव था और बाई युएकिंग समझ गया कि लुओ वंश की इस राजकुमारी से खिलवाड़ करना उचित नहीं है। अध्याय 919 गवाही देना। मंडप में प्रवेश करते ही लुओ हुआ राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के साथ एक ही मंडप में पहुंच गई। स्वर्ग की 2 धन्य पुत्रियों को एक ही मंडप में देखकर अन्य मंडपों के शिष्य भी उनकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। भाई महाराज तृतीय राजकुमार राजकुमारी जुएर, लुओ हुआर ने विनम्रतापूर्वक झुकते हुए ये कहा। लुओ हुआर को इतना शालीन और उचित शिष्टाचार निभाते देख ये यून पीछे से ये सब देखकर कुछ अवाक रह गई। वह साफ तौर पर यहाँ हंगामा खड़ा करने आई थी, फिर भी इतनी विनम्र बनी रही। बाई युएकिंग के होठों के कोने हल्के से फड़क उठे। उसने चुपचाप अपनी चाय का प्याला नीचे रख दिया। श्वेत लोमड़ी कबीले की परीक्षाओं में लुओ हुआर की शरारतों ने श्वेत लोमड़ी कबीले के प्रतिभाशाली लोगों को पूरी तरह से पस्त कर दिया था। इससे बाई युएकिंग को सचमुच यह एहसास हुआ कि वह छोटी राक्षसी कितनी शक्तिशाली थी। लुओ हुआर के पीछे नजर घुमाते हुए बाई युएकिंग ने ये उनको देखा और इससे वह और भी ज्यादा परेशान हो गया। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट, राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने सम्मान का इजहार करते हुए लुओ हुआर की ओर सिर हिलाया। उसके बाद उसने ये यून की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। सिस्टर पर्पल स्पिरिट, मैंने आपको बैठने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन आप नहीं आई। अब आपने आखिरकार मुझे ये सम्मान दिया है, प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट ने बेपरवाही से कहा। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि लुओ हुआई यहाँ क्यों आए हैं। फिर भी उसने ये यून को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, मानो वह उसे देख ही न रहा हो। इस समय उसने आलीशान वस्त्र पहने हुए थे और वह शाही अंदाज में बैठा था। जब ये यून पहली बार प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट से मिला था तब उसे उसकी आभा अथाह लगी थी। अब उसकी साधना का स्तर ऊंचा होने और 10,000 दानव चक्र को समझने के बाद ये यून प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट के शरीर को देखकर उससे अलग अलग चीजें महसूस कर सकता था। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट के शरीर के चारों ओर का स्थान थोड़ा विकृत था। उनकी आभा इसी स्थान में समाहित थी, इसलिए जब दूसरे लोग उन्हें थोड़ी देर तक देखते थे तो उनकी आंखें फूलने लगती थीं। उनकी आभा से लोगों को ऐसा लगता था मानो वह एक ब्लैक होल हो। मुझे भाई को परेशान करने का डर था। हालांकि ये यून, राजकुमारी जुएर और तीसरे राजकुमार एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए मैं उन्हें आपसे मिलवाने के लिए यहाँ लाया हूँ। लुओ हुआर बैठ गई। उसने अपना सिर ये यून की ओर घुमाया और कहा, ये यून इधर आओ और बैठो। पब फ्यूचर विज्ञापन। ये बात सुनते ही मंडप में मौजूद व्हाइट फॉक्स के शिष्यों में तुरंत बेचैनी पैदा हो गई। मंडप में मौजूद श्वेत लोमड़ी के अधिकांश शिष्य अपने कुल की परीक्षाओं के लिए वहीं रुक गए थे। उन्होंने ये यून के बारे में सुना तो था, लेकिन वे उसका चेहरा नहीं पहचानते थे। जब उन्होंने लुओ हुआर को ये यून का नाम पुकारते हुए सुना और यह कहते हुए सुना कि वह उससे बैठने के लिए कह रही है, तभी उन्हें पता चला कि यह युवा दिखने वाला व्यक्ति ये यून ही है। क्या वह वही था जिसने एक बार राजकुमारी व्हाइट फॉक्स को मामूली अंतर से पीछे छोड़ दिया था? लुओ हुआई की बातें सुनकर ये यून ने भी मना नहीं किया। बैठने से पहले उसने अपने रेशम से बने हल्के सफेद वस्त्र को ठीक किया। ये यून को सभी राजकुमारों और राजकुमारियों के साथ बैठे देखकर श्वेत लोमड़ी के कुछ शिष्यों को बुरा लगा। उनमें से कई शानदार परिवारों से आए थे, लेकिन फिर भी उन्हें मंडप में खड़े रहना पड़ा। अगर उन्हें बैठने की जगह भी मिलती तो वे निचले पायदान पर ही बैठते। वे लुओ हुआर के साथ एक ही मेज पर कैसे बैठ सकते थे? इसके अलावा ये यून ने न तो औपचारिकता दिखाए और न ही इनकार किया। ऐसा लग रहा था मानो राजकुमारों और राजकुमारियों के साथ भोजन करना उसके लिए स्वाभाविक ही था। आखिर वह खुद को क्या समझता था? बाई युएकिंग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। हालांकि ये यून के साथ एक ही मेज पर बैठना उसे असहज कर रहा था, फिर भी उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जहां तक प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट की बात है, उसने इस मामले को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। महामहिम तीसरे राजकुमार, क्या आपको हमारी शर्त याद है? लुओ हुआर ने मुस्कुराते हुए पूछा। बाई युएकिंग ने चुपचाप अपना पंखा खोला और हल्के से कहा, शर्त? मुझे तो ये बात अच्छी तरह याद है। अच्छा हुआ कि आपको याद है। भाई क्रिम्सन फर्मेंट, आप गवाह क्यों नहीं बनते? उस समय शर्त ये थी कि श्वेत लोमड़ी कबीले और लुओ कबीले की प्रतियोगिताओं में श्वेत लोमड़ी कबीले को 60% परिणाम देने होंगे। यदि लुओ कबीला हार जाता तो मैं 1 वर्ष की यात्रा के लिए श्वेत लोमड़ी कबीले में रह जाता। यदि श्वेत लोमड़ी कबीला हार जाता तो राजकुमारी श्वेत लोमड़ी को 1 वर्ष की यात्रा के लिए लुओ कबीले में रहना पड़ता और मैं राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के साथ उनकी यात्रा में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को भेजता। क्या ऐसा ही था? लुओ हुआर बोलते समय राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट की ओर देख रही थी। ये यून उसकी बातें सुनकर अवाक रह गया। वह जानता था कि लुओ हुआर उसे राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के साथ सौंपने की योजना बना रही है। ये सब राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट के सामने होने वाला था, जबकि राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट पहले से ही राजकुमारी व्हाइट फॉक्स से शादी करने की तैयारी में जुटा हुआ था। राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट के मन में क्या चल रहा था यह कोई नहीं जानता था, लेकिन कम से कम ऊपरी तौर पर तो प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट बिल्कुल भी दुखी नहीं लग रहे थे। क्या ये राजकुमार गवाह के रूप में मौजूद रहेगा? बिल्कुल। इस राजकुमार के नजरिए से वह छोटी सी शर्त दोनों कुलों के कुलीनों को प्रेरित करने के अलावा और कुछ नहीं थी। उसका लक्ष्य पूरा हो चुका है। जहां तक दोनों परीक्षाओं की बात है, इस राजकुमार को उनकी पूरी जानकारी है। सिस्टर पर्पल स्पिरिट, व्हाइट फॉक्स कुल की परीक्षाओं में आप निस्संदेह प्रथम स्थान पर रहीं। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट ने धीरे से कहा। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में प्रिंसेस व्हाइट फॉक्स ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसलिए दोनों पक्षों के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले लगभग बराबर हैं।
अन्य शिष्यों की बात करें तो व्हाइट फॉक्स वंश वास्तव में हमारे लुओ वंश के युवा अभिजात वर्ग से थोड़ा बेहतर था। ओह, लुओ हुआन ने अपनी खूबसूरत आंखों से उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे कहने का मतलब था कि लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में पहला स्थान किसे मिला था? राजकुमारी ज़ुए प्रथम स्थान पर रही। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं के अंत में यही परिणाम आया। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है ना? राजकुमारी ज़ुए ने अंततः फिर रिफाइनिंग रॉक सरनी के छठे स्तर को पार कर लिया और छठे प्राचीन फे को मार डाला। बाकी की बात करें तो ये युन ने पांचवें प्राचीन फे को मारकर दूसरा स्थान प्राप्त किया और बाकी जियानजू, शैडो ट्विंस और वुफेंग ने चौथे प्राचीन फे को मार डाला। फिर रिफाइनिंग रॉक एरे के अलावा वंश से संबंधित भी कुछ परीक्षाएं थीं। इसमें राजकुमारी ज़ुए निस्संदेह बहुत आगे थी और जितना मैंने सुना है ये युन ने वंश परीक्षाओं में भाग ही नहीं लिया। अगर वह भाग भी लेता तो ये युन के पतले फे वंश के कारण शायद उसे कुछ खास हासिल नहीं होता। वह शैडो ट्विंस से भी नीचे होता। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट ने बहुत शांत भाव से कहा। इस क्षण उसने अंततः ये युन की ओर देखा। उसकी नजर में उपहास का भाव था। फिर रिफाइनिंग रॉक की परीक्षा का जिक्र किए बिना ये युन उसके बाद की सभी परीक्षाओं में अनुपस्थित रहा, आदिम अंतरिक्ष में एकांत साधना में लीन रहा। जब प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट को इस बारे में पता चला तो उसे यह मजेदार लगा। लुओ दिव्य हॉल चारों ओर खजानों से भरा हुआ था। अनगिनत शिष्य लुओ दिव्य हॉल में प्रवेश करने के लिए तरसते थे ताकि वे वहां के संसाधनों का आनंद ले सके, लेकिन ये युन ने इन सभी संसाधनों का त्याग कर एक आदिम स्थान की खोज की। आदिम अवस्था वास्तव में एक महान अवसर था, लेकिन 7 वर्षों का ध्यान पर्याप्त नहीं था। उन्होंने 18 वर्षों तक ध्यान किया। क्या उन्हें यह नहीं पता था कि एक सच्चा विशेषज्ञ एकांतवास से नहीं बनता? इसके लिए निरंतर वास्तविक संघर्ष, जीवन मरण की लड़ाइयों का अनुभव आवश्यक है। तभी कोई युद्ध के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ा सकता है और अंततः अपनी पीढ़ी के शक्तिशाली लोगों में शामिल हो सकता है। लेकिन सौभाग्यवश ये युन मूर्ख था जिससे उसे बहाना मिल गया। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं के अंतिम परिणामों में ये युन को कोई स्थान नहीं दिया गया। इसका कारण ये था कि ये युन कई परीक्षाओं में अनुपस्थित था, इसलिए उसे स्थान देना असंभव था। अंततः रैंकिंग में यह बात स्वीकार की गई कि राजकुमारी व्हाइट फॉक्स मुकदमे में प्रथम स्थान पर थी। अगर नहीं तो क्या ये युन को राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के साथ लुओ वंश के भ्रमण पर जाने देना उचित होगा? वह सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा कैसे बचा पाएगा? यदि राजकुमारी श्वेत लोमड़ी एक दिन लुओ वंश की महारानी बन जाती है तो क्या यह मामला उसे दुनिया भर में हंसी का पात्र नहीं बना देगा? प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट के शब्दों ने लुओ हुआई की भौहें तन गईं। तो बात यह है, मैं सोच रही थी कि ब्रदर क्रिम्सन फर्मेंट इतनी शांति से क्यों बैठे हैं? तो तुमने पहले ही बहाना सोच लिया है और इसे स्वीकार करने के बजाय मरना पसंद करोगे। लुओ हुआर ने बेरहमी से उसका उपहास किया। वो शुरू से ही प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट की दुश्मन थी, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। राजकुमार ने क्या गलत कहा? प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट ने चाय का एक घूंट लिया और धीरे से कहा, ताकत बातों में नहीं, असल प्रमाण में होती है। मैंने ये युन को 5वें प्राचीन परी से लड़ते हुए देखा। वह 5वें प्राचीन परी को हराने के लिए एक रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। साफ तौर पर वह उस रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही कर पाया। 5वें प्राचीन परी को हराने के बाद वह छठे प्राचीन परी से कैसे लड़ता? राजकुमारी ज़ुएर की बात करें तो उन्होंने 5वें प्राचीन परी को मारने के लिए अपनी असली क्षमताओं का इस्तेमाल किया था। उन्होंने किसी भी रहस्यमयी तकनीक का प्रयोग नहीं किया। उस विशेष रहस्यमयी तकनीक को छोड़कर राजकुमारी ज़ुएर हर तरह से ही उनसे श्रेष्ठ है। छठे प्राचीन परी को मारने से पहले उन्होंने 11 वर्षों तक लुओ दिव्य हॉल में कठिन परीक्षाएं झेली थी। इतना ही नहीं, परी को मारने के बाद भी उनके पास ऊर्जा बची हुई थी। यही अंतर है। मैं फिर रिफाइनिंग रॉक सरणी में अंतर के बारे में बात नहीं करूंगा और वंश परीक्षणों के बारे में बात करूंगा। ये युन अनुपस्थित था और अगर उसने वास्तव में भाग लिया होता तो क्या उसका थोड़ा सा वंश राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के साथ तुलना करने के योग्य होता? अध्याय 920 चू युनजियान। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट स्पष्ट रूप से यह मानने से इनकार कर रहा था कि लुओ हुआर जीत गया है। हालांकि यह बात सबको पता थी, फिर भी उसने जो कहा उससे श्वेत लोमड़ी के कई शिष्य सहमत थे। वंश का जिक्र न भी किया जाए तो भी केवल शक्ति के आधार पर ही युन को कोई बढ़त नहीं थी। ये युन ने 5वें प्राचीन परी को हराने के लिए एक रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल किया था। ये युन की शक्ति नहीं थी, बल्कि उस रहस्यमयी तकनीक की शक्ति थी। जहां तक राजकुमारी व्हाइट फॉक्स की बात है, उसने अपनी क्षमताओं का उपयोग करके छठे प्राचीन फे को मार डाला था। आक्रामक रहस्यमयी तकनीकों के अद्भुत प्रभाव थे, लेकिन वे हथियारों के समान थीं। उन्हें पराया माना जाता था। इससे भी उच्च स्तर पर परिवर्तन की आवश्यकता थी। वास्तव में शक्तिशाली तो योद्धा की नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि और उनकी साधना का स्तर था। राजकुमारी, चलिए चलते हैं। इस बारे में विवाद करने जैसा कुछ नहीं है, ये युन ने लुओ हुआर से कहा। उसे परिणाम की परवाह नहीं थी। व्हाइट फॉक्स कबीले द्वारा उसकी ताकत को पहचाना जाए या न पहचाना जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के साथ यात्रा पर जाने में तो उसकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। लिन शिंटो का अभी तक पता नहीं चला था। 10,000 परियों का स्वर्ग अत्यंत विशाल था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसे कहां से और कैसे ढूंढना शुरू करे, तो भला वह एक अजनबी महिला के साथ, जिससे उसकी कोई खास दोस्ती नहीं थी, यात्रा पर कैसे जा सकता था? ये तो लुओ हुआर की एक घिनौनी योजना थी।
लुओ हुआर गुर्राए। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट के ऊंचे और शक्तिशाली रूप ने उसे मजबूर कर दिया कि वह उसके चेहरे पर बेरहमी से एक घूंसा मार दे। छोटी यून, मैं कहती हूँ, जब तुमने परीक्षण में भाग लिया तो तुम चुपचाप क्यों बैठी रही? अंत में तुम्हें खुलकर सामने आकर फिर रिफाइनिंग रॉक एरे पर अपना हाथ आजमाना चाहिए था। ऐसा करने पर वे क्या कहेंगे? लुओ हुआ एर ने अपनी नाराजगी भरी आवाज में कहा। ये यून ने हल्के स्वर में कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसे देखते हैं या नहीं। किसी की ताकत उसकी अपनी होती है। इतना कहकर ये यून खड़ी हो गई। ये यून को जाते देख लुओ हुआर के लिए अब और रुकने का कोई कारण नहीं था। वह नाखुशी से खड़ी हो गई। क्यों? क्या तुम यूं ही जा रहे हो? चाय पीने के लिए क्यों नहीं रुक जाते? प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उनका व्यवहार शांत और संतुष्ट लग रहा था। बाय युएकिंग भी जोर से हंस पड़ा। उसने अपना पंखा फिर से खोला और धीरे धीरे उसे फड़फड़ाने लगा। अगर कोई रुकना नहीं चाहता तो चाय पीने के लिए रुकना असहज महसूस कराएगा। राजकुमार तुम्हें विदा नहीं करेंगे, इसलिए तुम अपनी मर्जी से चाय पी सकते हो, बाय युएकिंग ने कहा। एक बार फिर यह एक अस्पष्ट वाक्य था जो ये यून के कानों में प्रवेश कर गया। ये यून, मुझे पता है कि तुम जबानी तौर पर तो ऐसा दिखाते हो जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में तुम दिल से नाराज हो। 5वें प्राचीन परी को किसी रहस्यमयी तकनीक से हराना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। आखिर रहस्यमयी तकनीक कोई नियम तो होती नहीं, ये तो बस एक रहस्यमयी नियमावली से ली गई एक युक्ति है। दाव अभिव्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद तुम्हारे नियम दाव फलों में परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन रहस्यमयी तकनीकें नहीं। दाव अभिव्यक्ति ही आपके भविष्य की सफलता का मुख्य आधार है। यदि आपके द्वारा प्राप्त दाव फल में गुणवत्ता की कमी है तो आपकी रहस्यमयी तकनीक कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका क्या लाभ? जुए ने लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं के पहले 7 वर्षों के दौरान दाव डोमेन प्राप्त कर लिया था। क्या आप कर सकते हैं? बाय युएकिंग ने ये शब्द धीमी आवाज में कहे, लेकिन दूर से भी सुनाई दिए। ये सुनकर कई लोग उनसे सहमत हुए बिना नहीं रह सके। वास्तव में एक रहस्यमय तकनीक दाव फल को संघनित नहीं कर सकती थी। यह एक योद्धा की नींव के लिए बहुत सहायक नहीं थी। ये केवल उसकी युद्ध शक्ति को बढ़ा सकती थी। तुम्हें कैसे पता कि ये यून द्वारा संघनित दाव फल घटिया गुणवत्ता के होंगे? बाय युएकिंग, सोच समझकर बोलो, वरना ये बात तुम्हें ही भारी पड़ सकती है। ये यून के कुछ कहने से पहले ही लुओ हुओ एर बोल पड़ी। बाय युएकिंग मुस्कुराए और बोली, राजकुमारी बैंगनी आत्मा, आप आश्वस्त नहीं लग रही हैं। ये सिर्फ मेरा विचार नहीं है। मैं अभी किसी से इस बारे में चर्चा कर रही थी कि जब आप दोनों दाव मैनिफेस्टेशन क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो क्या होगा। जब बाय युएकिंग बोल रहा था तो उसने पास के एक मंडप पर नजर डाली। पास ही में एक छोटा सा हाथीदांत के रंग का मंडप था। यह उस मंडप से काफी छोटा था जहां बाय युएकिंग और प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट बैठे थे। ये यून ने उस दिशा में नजर डाली और उसने मंडप में 2 लोगों को बैठे हुए देखा। उनमें से एक ने काले कपड़े पहने हुए थे और उसकी पीठ ही यून की ओर थी। वहीं दूसरा व्यक्ति लोमड़ी की खाल से बने वस्त्र पहने हुए था और उसके पास 2 तलवारें थीं, एक लंबी और एक छोटी। लोमड़ी की खाल से बने वस्त्र पहने उस व्यक्ति का रूप रंग अत्यंत कोमल था। उसकी चमकीली आंखों में एक जीवंतता थी। वह वहां बैठकर शराब पी रहा था, मानो वह अपने परिवेश में समाहित हो गया हो। ये दोनों लोग, विशेषकर लोमड़ी की खाल पहने सामने खड़ा व्यक्ति, ये उनका ध्यान आकर्षित कर रहे थे। ये चू युनजियान है। लुओ हुए की भौहें तन गईं। ओह, क्या वह बहुत प्रसिद्ध है? कुछ हद तक। लुओ हुआर ने सिर हिलाया। श्वेत लोमड़ी कुल में बसने और श्वेत लोमड़ी का शिष्य बनने से पहले वह एक घुमंतु साधक हुआ करता था। उसने पहले भी श्वेत लोमड़ी की परीक्षाओं में भाग लिया था। इस बार चूंकि उसकी उम्र 100 वर्ष से अधिक हो चुकी है, इसलिए वह इसमें दोबारा भाग नहीं ले सकता। चू युनजियान ने कुछ साल पहले दाव अभिव्यक्ति के क्षेत्र में कदम रखा था। उन्होंने एक 4 पत्ती वाला दाव फल और 2 7 पत्ती वाले दाव फल संघनित किए। 3 दाव फल। ये यून थोड़ा हैरान हुआ। 3 दाव फल वाकई काफी ज्यादा थे। हालांकि एक 4 पत्ती वाला और 2 7 पत्ती वाले दाव फल होना किसी सांसारिक प्रतिभा के स्तर का नहीं लगता था। लुओ हुआर ये यून के मन की बात समझ गई और उसने कहा, 7 पत्तों वाला दाव फल वैसे भी काफी शक्तिशाली होता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चू युनजियान द्वारा संघनित 7 पत्तों वाले दाव फल असाधारण थे। 4 पत्तों वाला दाव फल तलवार दाव का सार था और बाकी 2 7 पत्तों वाले दाव फल महान दाव थे, एक समय का सार और दूसरा अंतरिक्ष का सार। अंतरिक्ष समय के दोनों नियमों की गहरी समझ प्राप्त करके उन्होंने 100 वर्ष की आयु में 2 7 पत्तों वाले दाव फलों का सार उत्पन्न कर लिया था। यह अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। अंतरिक्ष समय के नियम और तलवारबाजी के मेल से चू युनजियान की शक्ति वाकई भयावह है। अगर वह 10 साल छोटा होता तो वह हाल ही में हुए लुओ डिवाइन हॉल के परीक्षणों में शामिल हो पाता। ये यून, तुम्हें एक और शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी मिल जाता। तलवार दाव के साथ अंतरिक्ष समय का दाव। ये यून क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। ब्रह्मांड की रचना के साथ ही अंतरिक्ष समय का भी जन्म हुआ था। ये यिन और यांग के समान था। यह महान दाव में भी महान दाव था। ये 5 तत्वों धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी या सृजन दाव वायु, वर्षा, बिजली की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। इसे समझने के बाद एक योद्धा की शक्ति भी और अधिक बढ़ जाती। समान 7 पत्ती वाले दाव फल की तुलना करने पर अग्नि तत्व से युक्त 7 पत्ती वाला दाव फल स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष और समय से युक्त 7 पत्ती वाले दाव फलों से हीन होता है। तलवार विद्या की बात करें तो यद्यपि यह अंतरिक्ष और समय की विद्या से निम्नतर थी, फिर भी यह कोई तुच्छ विद्या नहीं थी। तलवार के बल पर कोई भी दिव्य स्वामी राजचिन्ह धारण कर सकता था और दिव्य स्वामी बन सकता था। 12 दिव्य लोकों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए नीले यांग स्वामी उनमें से एक थे। इस समय लुओ हुआ एर ने आगे कहा, सफेद लोमड़ी कबीले में चू युनजियान का दर्जा असाधारण है, इसलिए बाय युएकिंग उन्हें उच्च कोटि का अतिथि मानते हैं। वे न केवल बहुत बलवान हैं, बल्कि उनकी नजरें भी बहुत तेज हैं।
उन्होंने अभी अभी आपका आकलन किया होगा, लेकिन कौन जाने कैसे किया होगा। लुओ हुआ एर इस बात को लेकर कुछ चिंतित थी। उसने ये यून के लुओ डिवाइन हॉल में होने वाले परीक्षणों की प्रक्रिया नहीं देखी थी। ये यून के एकांतवास के प्रभावों के बारे में भी उसे कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि ये यून के मामले में उसके मन में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, फिर भी वह इस बात को लेकर उत्सुक थी कि चू युनजियान जैसा पैनी नजर वाला व्यक्ति यून का मूल्यांकन कैसे करेगा। मुझे दूसरों से अपना मूल्यांकन करवाने की जरूरत नहीं है। ये यून ने सिर हिलाया। ये यून और लुओ हुओ एर की बातचीत के दौरान चू युनजियान लगातार अपने सामने बैठे व्यक्ति के साथ शराब पी रहा था। उसने ये यून की तरफ देखा तक नहीं, मानो उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा था उसे उसका कोई लेना देना ही नहीं था। यह अहंकार नहीं था, बल्कि एक ऐसा तलवारबाज था जो मार्शल आर्ट के प्रति समर्पित था। वह किसी बात पर ध्यान नहीं देता था और अपने आसपास घटित होने वाली हर चीज से बेपरवाह था। उनके लिए दिल में तलवार और कानून ही काफी थे। जैसे ही ये यून और लुओ हुआ एर बातचीत कर रहे थे, लुओ वंश के शाही महल का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। धीरे धीरे खुलते महल के दरवाजों को देखते ही ये उनके मन में एक भव्य और आलीशान आभा का संचार हुआ। उसे नहीं पता था कि इतने सारे शक्तिशाली गुट शाही महल में क्यों एकत्रित हुए थे और क्या हुआ था, लेकिन अब निश्चित रूप से कोई न कोई परिणाम अवश्य निकलेगा।